परिस्थिति आती है, परिस्थिति ठीक हो जाती है, राइट? होता है या नहीं होता? परिस्थिति आती है और थोड़ी देर में परिस्थिति ठीक हो जाती है, चाहे वो थोड़ी देर 2 मिनट हो, चाहे वो थोड़ी देर 2 घंटे हो, 2 दिन हो, 2 साल हो, मेजॉरिटी परिस्थितियाँ ठीक हो जाती हैं। कौन कौन मानता है इस बात को, परिस्थिति ठीक हो जाती है? गुड, अनुभव से कह रहे हैं ना, अनुभव से कह रहे हैं। तो परिस्थिति तो ठीक हो जाती है, लेकिन उतनी देर में मन की स्थिति कैसे रहती है? परिस्थिति बाहर है, इसलिए उसको परस्थिति कहा जाता है। परस्थिति मतलब किसी और की स्थिति, और दूसरी है स्वस्थिति, मेरे मन की स्थिति। परिस्थिति कभी ठीक होती है, कभी नहीं होती है। परिस्थिति कभी अनुकूल होती है, कभी नहीं होती है। परिस्थिति पर कई बार कंट्रोल होता है, कई बार कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? हमेशा कैसी होनी चाहिए? चलो हाथ रख कर देखते हैं। परिस्थिति कभी अच्छी होती है, अच्छा करो, हाथ किधर जाएगा? बहुत अच्छी होती है। कभी कभी ठीक ठाक होती है, कभी कभी मुश्किल, कभी कभी तो बहुत टफ। ठीक है, तो परिस्थिति कहीं भी हो सकती है, यहाँ 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 यहाँ। मन की स्थिति कहाँ होती है? परिस्थिति परफेक्ट, एवरेज, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, इसके बीच में कहीं भी वेरिएबल में चलती रहेगी। मन की स्थिति, अब मन की स्थिति के लिए भी हाथ रख लीजिए, रख लीजिए। तो आपको रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो हर एक का डिफरेंट डिफरेंट हुआ। मन की स्थिति किधर रखना है हाथ? सबको करना पड़ेगा। चलो हाथ उठाओ, मन की स्थिति का रखो। और कुछ नहीं करना तो आज के दिन को ही देख लो, और कुछ नहीं करना तो सिर्फ तभी देख लो जब माइक से आवाज नहीं आ रही थी, तो मन की स्थिति किधर थी? तो मन की स्थिति कहाँ रहती है? परिस्थिति 1 2 3 4, मन की स्थिति हाँ, अच्छा, मन की स्थिति ऊपर नीचे होती है, वो भी 1 2 3 4। किस किस को लगता है मन की स्थिति भी 1 2 3 4 पे जाती है? इसका मतलब है अगर परिस्थिति 1 तो मन भी 1, परिस्थिति 2 तो मन भी 2, परिस्थिति 3 तो मन भी 3, परिस्थिति 4 तो मन भी 4। ये तो नॉर्मल है कि नहीं? नॉर्मल है, ऐसे ही तो होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? अभी तो ऐसे भी हो रहा है कि परिस्थिति 1 है, मतलब सब ठीक ठाक ही चल रहा है। किसी को पूछो भाई कोई प्रॉब्लम है लाइफ में? नहीं, तो किस बात की चिंता है? बस ऐसे। भाई कुछ हुआ है घर में? नहीं, तो फिर क्यों डर लग रहा है? पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो परिस्थिति 1 चल रही है, लेकिन मन की स्थिति 1 नहीं चल रही है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा होता है? ऐसे या नहीं होता? पिछले 20-30 साल से हमने कहा स्ट्रेस नॉर्मल, आई एम स्ट्रेस्ड। आपके यहाँ तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है ना। अब बच्चे स्ट्रेस वर्ड भी यूज नहीं करते, वो तो पुराने जमाने का हो गया। अब वो कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड। परिस्थिति कैसी है? 1। कौन सी यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं? देश के टॉप में। कौन से बच्चे हैं देश के टॉप के? कौन से स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट के अलावा शायद कुछ आए नहीं होंगे पूरे स्कूल और कॉलेज के अंदर? परिस्थिति 1, परिस्थिति 1। लेकिन फिर भी आज कॉलेज में आकर साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रखने पड़ रहे हैं। मन की स्थिति 1 नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? और इसका जिम्मेवार कौन? उंगली किस पर रखे?
उंगली किस पर रखें, किस पर रखें? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब क्या करना है, कहाँ जाना है? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने मन की स्थिति को भी वेरिएबल कर दिया। परिस्थिति वेरिएबल थी, 4 3 2 1, कभी कुछ, वो तो सारा दिन में होती रहेगी। अभी परिस्थिति ये थी कि माइक नहीं चल रहा है, फिर परिस्थिति हुई माइक चल रहा है, फिर परिस्थिति हो सकती है कि माइक नहीं चल रहा है, फिर परिस्थिति हो सकती है वो ठीक ही नहीं हुआ, फिर परिस्थिति हो सकती है लाइट चली गई, फिर परिस्थिति हो सकती है लाइट आ गई, फिर परिस्थिति हो सकती है तूफान आ गया, फिर परिस्थिति हो सकती है टेंट टूट गया। इधर के इधर ही 4 3 2 1 हो सकता है। इतनी बार हो सकता, नहीं हो सकता। परिस्थिति हो सकती है वो जो झूमर लटका हुआ है वो गिर गया। अभी तो जीवन नहीं, हम इधर ही बैठे हैं, इसी में कितना हो जाएगा, 4 3 2 1 4 3 2 1 होने वाला है। अब अगर ये परिस्थिति के बाद परिस्थिति के बाद परिस्थिति होती गई इस तरह से, और हर बार हमने कहा जैसी परिस्थिति वैसी मन की स्थिति, तो परिस्थिति तो वेरिएबल है ही, मन की स्थिति भी कैसी हो गई, मन की स्थिति भी कैसी हो गई, वेरिएबल। ऐसे 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 कोई अगर मन ऐसे 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 होता जाएगा तो वो इवेंचुअली क्या होने लगेगा, कभी उठेगा बैठेगा उठेगा बैठेगा, सुपर एक्साइटेड होगा, फिर सुपर लो होगा। ये बार बार जो ऐसे होता जाएगा वो मन धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बताइए? सिंपल साइंस है, बार बार ऊपर नीचे कुछ होता रहेगा तो वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, एग्जॉस्टेड इज द वर्ड, अंडरलाइन, थक जाएगा, टायर्ड माइंड। और जब मन थक जाता है फिर परिस्थिति 1 भी हो तो भी वो मन 1 तक नहीं जा पाता है, क्योंकि वो मन थका हुआ है। अभी हम डिप्रेस्ड पर पहुंच गए। अगर हमने आज भी कुछ नहीं किया तो थोड़े समय पे हम कहाँ पहुंचेंगे फिर? कभी सोचा था 20 साल से जब इतनी मेहनत कर रहे थे अपने बच्चों के लिए, कभी सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा जब हमारे बच्चे कहेंगे डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, पैनिक अटैक? ऐसा कभी सोचा था किसी ने? आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो कुछ कर लें। अब भी नहीं कुछ किया तो कुछ सालों के बाद हम कहेंगे डिप्रेशन इज नॉर्मल। जब स्ट्रेस हुआ था तभी कह दिया होता तो हम यहाँ तक पहुंचते ना, लेकिन हम सबने क्या कहा, स्ट्रेस इज, क्या बोला, स्ट्रेस इज नॉर्मल। क्या स्ट्रेस नॉर्मल होता है? तनाव नॉर्मल होता है? टेंशन नॉर्मल होती है? नहीं होती नॉर्मल? अच्छा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो दोनों हाथ आगे रखो, कुछ इमोशंस बताएंगे, आप डिसाइड करना। तो एक दूसरे का हाथ नहीं देखना, चीटिंग नहीं करनी। जो लेफ्ट हैंड होगा वो अनकंफर्टेबल, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता वो इमोशन के साथ, और राइट हैंड जो होगा वो नॉर्मल। ठीक है? तो जो इमोशन बताई जाएगी, जो संस्कार बताया जाएगा, उसको लेफ्ट या राइट हैंड पे रखना है, और उसके बाद वो वाला हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाना है ताकि पता चल जाएगा कि आप कौन से हाथ पे रखा है। रूल ऑफ द गेम क्या है? दूसरों का हाथ नहीं देखना। क्यों नहीं दूसरों का हाथ देखना? क्यों नहीं देखना? स्ट्रेस हो जाएगा दूसरे का हाथ देखकर। क्यों? दूसरे का हाथ देखकर स्ट्रेस हो जाएगा। दूसरों का देख देख कर ही हमने स्ट्रेस को नॉर्मल बोल दिया, कहने इसको भी है उसको भी है तो नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल ही होगा। ये वो वाला युग नहीं चल रहा जहाँ दूसरे जो कर रहे हैं वो सही है, जरूरी नहीं है। इसीलिए हर एक को अपनी सही और गलत की डेफिनेशन क्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। नहीं तो हम देखते अरे सब लोग लेफ्ट उठा रहे हैं तो लेफ्ट ही होगा। वो गया समय, मुझे डिसाइड करना है क्या राइट है क्या नहीं। रेडी? ठीक है? कौन सा वाला नॉर्मल हाथ है? नॉर्मल मतलब कंफर्टेबल फील होता है, माइंड कंफर्टेबल फील होता है, बॉडी कंफर्टेबल फील होती है, वो नॉर्मल। और अनकंफर्टेबल लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है? रेडी? स्ट्रेस थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा तब तो पता चलेगा किस पे रखा। हाँ उठाइए जरा। ठीक है? आप रेडी? अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ओके? स्ट्रेस, गुस्सा,
शांति, जेलेसी ईर्ष्या, स्वमान सेल्फ रिस्पेक्ट, डर फियर, चिंता वरी, ये कौन सा वाला? चिंता नॉर्मल नहीं, चिंता नॉर्मल नहीं है। मैंने राइट पे रखा ना चिंता को, नॉर्मल है ना चिंता करना। किस किस ने राइट पे रखा चिंता को? सिर्फ 1 सेकंड फील करो, चिंता करते हुए कैसा फील होता है? चिंता जब करते हैं तो सुकून महसूस होता है? चिंता जब करते हैं तो मन परेशान होता है या सुखी होता है? परेशान होता है। कोई भी इमोशन, कोई भी संस्कार से जब मन कंफर्टेबल नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं है। तो चिंता कौन से हाथ पे जाएगा? ठीक है। कंपैरिजन, अपनी तुलना दूसरों के साथ करना। कंपटीशन, ये कौन से हाथ पे है? हेल्दी अनहेल्दी पता नहीं, सिर्फ कंपटीशन वर्ड पता है। कंपटीशन, रेस में भागना। अच्छा, हाथ उठाओ राइट, अच्छे से उठाना। ओहो, एक मत। याद रखते हैं, इस पे बात करनी है अभी। ईगो, अहंकार, पक्का ना? ठीक है, ओके। अटैचमेंट, ऐसे ऐसे नहीं करना, चेक करो। अटैचमेंट, देखो हम कितनी बेसिक बात कर रहे हैं आज कि कौन सी चीज नॉर्मल है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कौन सी चीज नॉर्मल है तो शायद हम गलत इमोशन को नॉर्मल समझ के पूरी जीवन जीते जाएंगे। अटैचमेंट, चलो हाथ उठा लो, कौन कौन राइट? इसमें भी एक मत है, वेरी गुड। ह्यूमिलिटी, नम्रता, राइट, ओके, ठीक है। कंपटीशन, हाँ नहीं, उस पर बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं नॉर्मल है कि नहीं है, क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर जाकर कल बच्चों को भी तो बताना ना क्यों इम्पोर्टेंट होता है नॉर्मल की डेफिनेशन सही होना। जैसे जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हमें कुछ समझ थोड़ी आता है ना, इस कॉलम की समझ है ना उस कॉलम की समझ है, वो समझ तो सिर्फ डॉक्टर को है। लेकिन फिर भी जब हमारी ब्लड रिपोर्ट आती है हमें पता चल जाता है कि हम ठीक है कि नहीं ठीक है। कैसे पता चलता है? हमें सिर्फ देखना होता है वो कौन से कॉलम के अंदर फिट हो रही है। अगर वो नॉर्मल के कॉलम में फिट हो रही है तो हम ठीक हैं, अगर वो नॉर्मल के कॉलम में फिट नहीं हो रही तो कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए इसका मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा कॉलम है? वो नॉर्मल वाला कॉलम है कि वो रेंज, अगर वो रेंज ही गलत होगी तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हम ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। अभी हम सब ने स्ट्रेस पर कौन से हाथ पे रखा? लेफ्ट हाथ पर रखा। पिछले 20 साल से हम स्ट्रेस को क्या बोलते आए हैं? हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस तो नॉर्मल है। कुछ लोग कहते हैं कुछ स्ट्रेस तो ज़रूरी है, फिर कहते हैं स्ट्रेस नहीं होगा तो परफॉर्म ही नहीं करेंगे। और कहते कहते स्ट्रेस को क्या कर दिया? इतना बढ़ा दिया। बच्चा बोर्ड के एग्ज़ाम के साल में आता है, पहले दिन से उसको बोलना शुरू करते हैं इस साल तो स्ट्रेस होगा ही, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। पूरा साल उसको क्रिएट करके आखिरी दिन बोलते हैं स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। वो तो नहीं ले रहा था पहले दिन भी, लेकिन उसको सिखा के करा के फिर लास्ट डे पे बोलते हैं नहीं कल तो एग्जाम है, कल रिलैक्स करना। संस्कार बना दिया उसका और फिर उसके बाद बोला रिलैक्स करना। तो इसलिए ये वाला कॉलम बहुत ज़रूरी है। और घर जाके एक डायरी में ये 2 कॉलम्स बना के अपने संस्कार लिखते जाइएगा। जब कोई और संस्कार भी याद आ जाएगा उसको भी ध्यान से लिखते जाइएगा, तो खुद को क्लैरिटी होगी कौन सा नॉर्मल है और बच्चों को सिखा सकेंगे कि कौन सा नॉर्मल है। और अब वो समय आया कि वो अपने बच्चों को सही सिखा दें कि कौन सा नॉर्मल है। हम रुड़की में बैठे हैं,
हम अपनी अपनी गाड़ी लेते हैं यहाँ बाहर जाके और अपनी गाड़ी में हरिद्वार की तरफ चलते हैं। हम अभी आए वहाँ से 1 घंटे में पहुँच गए। गाड़ी सबकी अलग अलग होगी। अपनी अपनी गाड़ी में बैठिए, अपने अपने परिवार के साथ बैठिए, सैंडविच खाइए, गाने सुनिए, गाड़ी चलाइए। कैसी जर्नी होगी? कैसी जर्नी होगी? मौज, बातें करो, हंसो, खेलो, गाने गाओ, एंजॉय करो। 1 घंटे में पहुंचना ही है सबने। लेकिन आधे रास्ते दूसरी गाड़ी को देखा और इशारे से बोला चल रेस करते। रेस थी नहीं, वो भी जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, वो भी एंजॉय कर रहे थे, हम भी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमने कहा चल रेस करते हैं। उसके बाद की जर्नी कैसी रही? उसके बाद की जर्नी कैसी रही? अब गाने बंद हो जाएंगे। अब आपके साथ भी सीट वाले बैठे होगा, बोलेगा कुछ खाना है तो तुमको खाने की पड़ी हुई है, मुझको उससे आज लाना। वो कोई कुछ बात करेगा, कार में बोलेगा चुप हो जाओ, मुझे उसके आगे जाना है। पहले भी गाड़ी चला रहे थे, अब भी गाड़ी चला रहे हैं। पहले भी उधर ही जा रहे थे, अब भी उधर ही जा रहे हैं। लेकिन चलाने का तरीका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पहले ड्राइव पर थे, जर्नी पर थे, अब रेस में है। फर्क पड़ गया? कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल है दोनों में से? पहुंचना तो दोनों ने है। अब क्या हुआ, कितना भी ट्राई कर लो, दोनों की गाड़ी ही अलग अलग है। दोनों की गाड़ी ही अलग अलग है। एक मर्सिडीज में बैठा है, दूसरा मारुति में बैठा है। दोनों की गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन अलग अलग है। अब मैं मारुति में बैठी हूँ, आप मर्सिडीज में बैठे हो। मैं कितना भी हार्ड ट्राई करूँ, मैं आपसे आगे नहीं जा रही। और आप यही सोच के खुश हो कि आप मुझसे आगे हो, इसलिए आप भी अपनी क्षमता पे गाड़ी नहीं चला रहे, क्योंकि आपने कहा चलो इनसे तो आगे है ना हम, कम से कम तो हम नंबर 1 हैं। डजेंट मैटर हमारी क्षमता क्या है, एज लॉन्ग एज हम नंबर 1 है, हम सक्सेसफुल हैं। अब मैं पीछे 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 कितनी भी कोशिश करूँ, आपसे आगे नहीं जा पा रही हूँ। फिर थोड़ी देर आगे जाके ना रेड सिग्नल आता है, आप रुक जाते हैं, क्योंकि रुकना चाहिए। मुझे लगता है यही एक मौका है आगे जाने का। और मैं अपने जीवन के रेड सिग्नल तोड़ना शुरू करती हूँ। जितनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस आ गई, जितने कॉम्प्रोमाइजेस आ गए, जितना थोड़ा बहुत करना हमने शुरू किया, वो सिर्फ एक ही इंटेंशन से था, हमें दूसरे से आगे जाना था। अगर कंपटीशन वर्ड हमने हटा दिया होता और सब लोग सिर्फ अपनी मौत से जर्नी पर जा रहे होते, किसी ने रेड सिग्नल नहीं तोड़ना था कभी भी। लेकिन जिसके पास क्षमता नहीं थी दूसरे से आगे जाने की, उसके पास एक ही तरीका था आगे जाने का, वो रेड सिग्नल तोड़ना होगा लाइफ का। फिर उसके बाद रेड सिग्नल तोड़ने के बावजूद भी मैं आपसे आगे नहीं निकल रही, लेकिन मैंने रेड सिग्नल तोड़ दिया तो कर्मा किया, तो उसका परिणाम तो मेरे पास आएगा ही। थोड़ी आगे जाकर दोनों में से एक गाड़ी खराब हो गई। ठीक है, मेरी गाड़ी खराब हो गई। आप निकल रहे हैं वहां से, आप रुकेंगे हेल्प करने के लिए? आप रुकेंगे हेल्प करने के लिए? आप रुकेंगे हेल्प करने के लिए, या आप मन ही मन खुश होंगे कि अटके तो हम आगे जाएं? सूक्ष्म चेकिंग करना, सूक्ष्म, बिल्कुल सटल चेकिंग माइंड में। सपोज आप किसी के साथ कंपटीशन में अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उनके जीवन में कोई विघ्न आ गया जिसकी वजह से आपका आसान हो गया आगे जाना, तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, सहयोग देना रुक कर तो छोड़ दो, क्योंकि रेस में कोई सहयोग नहीं देता एक दूसरे को रुक कर। सपोज जो वो कार रेस होती है, एक कार डर 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 करके गड़बड़ करके, दूसरा थोड़ी रुक कर उसको मदद करता है। वो कहेगा गया, एक और गया, चलो अभी मैं और आगे। रेस में कोई रुक कर एक दूसरे को मदद नहीं करने वाला है। जर्नी पर होंगे तो रुक कर एक दूसरे को मदद करेंगे। तो हमने कहा लाइफ इज अ कंपटीशन, जीवन एक रेस है, भाग रहे हैं। प्रैक्टिसेस भी अनएथिकल कर ली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने अंदर से सद्भावना की जगह दूसरों के अटकने पर थोड़ी सी खुशी। तो हमारी संस्कार और मर्यादाएं किस तरफ चली गई? हमारे संस्कार और मर्यादाएं किधर चली गई? और जब ऐसा होगा
तो फिर ऑटोमेटिकली आत्मा की शक्ति क्या होने लगेगी? खुश होने, ये जो शक्ति है कम होने लगेगी। तो हम आज ऐसी दुनिया क्रिएट किया, हम सारा दिन में इतने लोगों से ऐसे मिलते हैं जो नंबर 1 पे हैं, अपने अपने प्रोफेशन में नंबर 1 पे, कहते इसके आगे कुछ है भी नहीं अभी जाने के लिए, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर अंदर कुछ खाली लगता है। होता है ऐसे या नहीं होता? अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने इतनी फोटो भेजी, उसके पास अपना जेट है, जेट भी है और उससे ऐसे पता नहीं अलग अलग गाड़ियां हैं विदेश में। कहता है आई हैव एवरीथिंग बट आई डोंट हैव पीस ऑफ माइंड, व्हाट टू डू? तो क्या करेंगे? क्योंकि हमने वो बच्चों को पढ़ाया और बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जब ये बन जाओगे तो हैप्पी हो जाओगे, ये बन गए ना तो बहुत खुश रहोगे जीवन भर। कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें जाकर हर एक हमेशा खुश रहता है? यस। तो बच्चों को गलत सिखाना बंद करते हैं, उनको सिखाना शुरू करते हैं ये बनोगे तो प्रोफेशनली बहुत अच्छे हो जाओगे, खुश रहने के लिए कुछ और करना पड़ता है। ये नहीं उनको बोलना ये बनोगे तो खुश रहोगे, क्योंकि बहुत लोग बन चुके हैं वो। तो ये नॉर्मल की डेफिनेशन सारी किसको चेक करनी पड़ेगी? क्या खुशी बाहर किसी चीज से मिल सकती है? मिल सकती है। खुशी खरीदने से मिल सकती है? तो खुशी कैसे मिलती है फिर? अभी बच्चों को क्या बोलेंगे कल जाके घर पे? खुशी कैसे मिलती है फिर? क्योंकि अगर बचपन से उनको सिखाया नहीं खुशी कैसे मिलती है और उनको सिर्फ बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये बनोगे तो खुश रहोगे जीवन भर, तो वो पढ़ते गए, स्ट्रेस भी क्रिएट किया, इरिटेशन भी क्रिएट किया, एंगर भी क्रिएट किया, जेलेसी भी क्रिएट किया, क्रिटिसिज्म भी क्रिएट किया। कंपटीशन में वो भागते गए, क्योंकि हमने उनको बोला जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आपको खुशी मिलेगी। फिर तो गलती किसकी हुई है? गलती किसकी हुई उसकी? कुछ बनने से कभी खुशी मिलती होती तो समाज में बहुत क्लियर होता, जो लोग कुछ बन गए हैं वो खुश हैं, जो कम बने वो कम खुश हैं, जो कम अमीर है वो कम खुश है। ऐसे थोड़ी है कहीं भी, ऐसा है कहीं भी? तो खुशी किस पर निर्भर है फिर? खुशी इज डिपेंडेंट किस पर? चलिए ये तो आपने बताना है, खुशी किस पर निर्भर है? बच्चों को बोला स्ट्रेस हुआ कोई बात नहीं, जब ये बन जाओगे तब खुश रहोगे। अगर उनको बचपन से सिखाया था पढ़ना है लेकिन रिलैक्स्ड होकर पढ़ना है, तो वो बन भी जाते और खुश भी रहते, दोनों मिल जाता उनको। लेकिन हमने कहा स्ट्रेस तो नॉर्मल है, करना है, बनना है तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है, कंपटीशन है, रेस है, नहीं गए आगे तो क्या होगा? तो वो बन गए, रेस में आगे पहुंच गए, लेकिन उनके साथ में क्या चीज आ गई? तो बहुत सारी बेसिक्स, जैसे जीवन की बेसिक्स होती है ना, उस पर वापस जाने की जरूरत है। खुशी स्टेट ऑफ माइंड है, मन की स्थिति है। वो हम किस पर डिपेंडेंट करती है? आज हमने अचीवमेंट्स पे की, चीज़ों पे की, रोल्स पे की, पोजीशंस पे की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर की। अभी आप बड़े वाले सोफे पे बैठे हो, पीछे छोटे सोफे पे बैठे, उसके पीछे कुर्सी पर बैठे, तो इसका मतलब आप ज्यादा खुश? आप ज्यादा खुश? यस नो? ऐसे कैसे? आप इतने बड़े सोफे पे बैठे हो, आप खुश नहीं? आप खुश नहीं? इतने बड़े सोफे पे बैठकर आप खुश नहीं? मालूम है कितना महंगा वो सोफा? हंसी आ रही है? घर जाके अपने बच्चों को बताना, जो जितना महंगा सामान लेगा जरूरी नहीं है वो उतना खुश होगा। कोई यहाँ पर बैठकर भी मन परेशान होगा तो वो बड़े से बड़े सोफे पे बैठा है, मन परेशान है। और कोई नीचे बैठा है चौकड़ी मार के, आप आगे बैठे हैं, वो बिल्कुल पीछे बैठा है, ना उसको कुछ दिखाई दे रहा है, ना वहां स्पीकर आ रहा है, ना उसको सुनाई दे रहा है, चौकड़ी मार के वो निश्चिंत बैठा है आराम से। तो खुशी कहाँ पर है? हमारे पास जो है उस पर निर्भर नहीं, हम क्या बन चुके हैं समाज में उस पर निर्भर नहीं, हमने क्या कमा लिया है उस पर निर्भर नहीं, हमारे रिश्तों में कौन कौन है उस पर निर्भर नहीं, हमारे कॉन्टैक्ट्स किस किस तरह से लोगों से है उस पर निर्भर नहीं। खुशी कहाँ पर है? अब उंगली रखो वहां पर, खुशी कहाँ पर डिपेंडेंट है? रखो, फाइनली तो रखें, आज ही भी रख लें तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों का भाग्य चेंज कर देंगे।
खुशी यहाँ 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 नहीं, खुशी कहाँ है? यहाँ। अब यहाँ पर खुशी लाएं कैसे फिर? खुशी तब आएगी जब हम खुद सीख लेंगे और सबको सिखा देंगे कि सिचुएशन 1 2 3 4 हो सकती है, लेकिन मन की स्थिति हमेशा कैसी होनी होगी? सिचुएशन 1 2 3 4 हो सकती है, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड कैसी होनी चाहिए हमेशा? ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? हाँ जी, प्रैक्टिस। हाँ जी, पहले सिर्फ बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? पक्का कि सिचुएशन इधर है तो भी हम हैप्पी और सिचुएशन इधर है तो भी हम हैप्पी, ये पॉसिबल है? 200%। वेरी। आप कल जाके कॉलेज में बताओगे सबको ना ये बात, ये याद रखना सबने। माइक बंद हुआ, स्टेट ऑफ माइंड फाइन, रह सकते नहीं रह सकते? ऑफ कोर्स रह सकते हैं। सब कुछ बंद हो गया, स्टेट ऑफ माइंड फाइन, रह सकता है या नहीं रह सकता? रह सकता है। तब रह सकता है जब मैंने एक इक्वेशन यहाँ फिट कर ली कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड किस पर डिपेंडेंट है। मेरा स्टेट ऑफ माइंड किस पर डिपेंडेंट है? उंगली रखो उस पर। हाँ, अभी तक क्या कह रहे थे? मेरा स्टेट ऑफ माइंड किस पर डिपेंडेंट है? मैं परेशान हूं क्यों? मैं नाराज हूं क्यों? मैं उदास हूं क्यों? मैं खुश हूं क्यों? बचपन में स्कूल में कहा था राइट एन ऐसे हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, तो हम लिख देते जिस दिन कुछ बहुत अच्छा हुआ था हमारे जीवन में वो हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो नेचुरल हो गया जिस दिन कुछ अच्छा नहीं हुआ वो हमारा सैड डे ऑफ लाइफ हो गया। तो इक्वेशन ही बना दी कि मन की स्थिति किस पर निर्भर हो गई? परिस्थिति के ऊपर। मन की स्थिति किस पर निर्भर हो गई? व्यक्ति के ऊपर। मन की स्थिति किस पर निर्भर हो गई? शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर। मन की स्थिति किस पर निर्भर हो गई? प्रकृति के ऊपर, मौसम के ऊपर। मन की स्थिति सिर्फ किस पर निर्भर नहीं थी? मुझ पर। सिर्फ कहाँ निर्भर थी? यहाँ। इसको कहते हैं इमोशनल डिपेंडेंस। इमोशनल डिपेंडेंस। और जहां भी डिपेंडेंस आएगी तो कमजोरी आएगी। अब हमें क्या बनना है? इमोशनली इंडिपेंडेंट। जिसने इमोशनल इंडिपेंडेंस सीख लिया वो कभी भी कोई मेंटल हेल्थ इशू की तरफ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और इमोशनल इंडिपेंडेंस मतलब परिस्थिति परिस्थिति है, लेकिन मेरी मन की स्थिति किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। बात मेरे अनुसार होगी, मेरे अनुसार नहीं होगी, लेकिन फील कैसे करना है उसमें वो किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। कौन कौन अग्री करता है कि ये रस सच है? अच्छा, 1 मिनट आंख बंद करो और लास्ट जब गुस्सा आया था वो सीन सामने लेकर आइए। आज दिन में, कल, पूरे हफ्ते में, कभी भी उस सीन को सामने लेकर आइए। बात क्या हुई थी, किसने क्या किया था, गलती किसकी क्या थी, सब कुछ देख लो एक बार। और फिर फोकस अपने ऊपर लेकर आइए और देखिए मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया था, मैंने क्या सोचा, कैसे बोला, मेरी टोन कैसी थी, मेरी भाषा कैसी थी। और फिर यही सिचुएशन अगर कल फिर से आती है, कुछ भी नहीं बदलेगा, परिस्थिति नहीं बदलेगी, सब वैसे का वैसे ही रहेगा। कल फिर से आती है, क्या मैं आत्मा उसको एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ? और अपने आप को करते हुए देखिए, करते हुए देखिए, क्योंकि देखेंगे तो अभी इधर कोडिंग हो जाएगी, इधर फिक्स्ड हो जाएगा कि कैसे करना है। करते हुए देखिए। ओके, किस किस को दिख रहा है कि अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? हाथ उठाओ, अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्या अलग तरह से करेंगे हम? व्हाट विल बी डिफरेंट? स्माइल करेंगे, धीमा बोलेंगे, और क्या करेंगे जी? शांति से बात करेंगे, और क्या करेंगे? हाँ जी, हाँ, पानी पी सकते हैं। वो बचपन से हमें सिखाया था, गुस्सा आएगा तो पानी पी लेना, गुस्सा आएगा तो 1 2 3 4 10। अच्छा, गुस्सा आता है किसको याद रहता है 1 2 3 4 5 6 बोलना? मेरे को तो समझ ही नहीं आया वो कैसे करना होता है। इतना ही याद होता 1 2 3 4 करना, तो गुस्सा आता ही ना, फिर वो उस टाइम नहीं याद रह सकता।
उस टाइम कभी नहीं याद आएगा कुछ और, क्योंकि वो गुस्सा हमारा संस्कार बन गया, वो हमारा रिएक्शन बन गया है। हमें उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है और सबसे पहला बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ता है। बिलीफ सिस्टम ये है कि सामने वाले ने गलती की तो गुस्सा करना तो नॉर्मल है। बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि जब अनकंफर्टेबल इमोशन को नॉर्मल बोल के क्रिएट करते गए तो ये बैटरी क्या होती गई? कम 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 कम। अब हमने ये कहना है सिचुएशन चाहे कोई भी हो, जो राइट हैंड पे रखा था वो ही नॉर्मल है। बस जब एक बार ये बिलीफ सिस्टम फिट कर लिया, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्स हमेशा वो होना चाहिए जो सोल पावर को क्या करेगा? बढ़ाएगा और मुझे हमेशा कैसे रखेगा? काम एंड स्टेबल रखेगा। क्योंकि जैसे मेरी मन की स्थिति होगी वैसे ही मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। एक सिंपल लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है। रिपीट कीजिए एक बार, संकल्प से सृष्टि बनती है। मीन्स आवर थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। क्या सृष्टि बनती है? सबसे पहले मेरी फीलिंग्स बनती है, मतलब मेरी इमोशनल और मेंटल हेल्थ मेरी थॉट्स से बनती है। दूसरा, हर थॉट कहाँ जाता है उसके बाद? यहाँ से कहाँ जाता है वो वाइब्रेशन? हमारे शरीर को जाता है। तो मेरी फिजिकल हेल्थ कहाँ से बनती है? यहाँ से बनती है। फिर वो वाइब्रेशन कहाँ जाती है? लोगों तक पहुँचती है जिनके लिए हम सोच रहे हैं, हमारे रिश्ते उस पर बनते हैं। फिर हम उस थॉट्स के साथ ही काम करते हैं, मेरी प्रोफेशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ उससे बनती है। और जो मेरी थॉट्स हैं वही पर्यावरण में फैल जाती हैं। एनवायरनमेंट, प्रकृति भी मेरी थॉट्स से बनती है। और अगर मैंने अपनी थॉट्स का ही ध्यान नहीं रखा तो फिर मेरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिश्ते, मेरा प्रोफेशन, मेरा एनवायरनमेंट, सब कुछ अफेक्ट हो गया। हम वृक्ष पर काम कर रहे हैं, हमें बीज पर काम करना था। सीड क्या है उस पूरे वृक्ष का? वो है हमारे संकल्प। तो हमारे संकल्पों का रचयिता, द क्रिएटर ऑफ माय थॉट्स। पक्का? कोई भी सिचुएशन सोच लीजिए जब हमारी थॉट्स हम नहीं, कोई और क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अब दोनों हाथ फिर से यहाँ रखिए। लेफ्ट हैंड पे कोई ऐसे व्यक्ति को रखिए जो आपके साथ गलत बिहेव करता है। वो कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वो कोई कलीग भी हो सकता है। गलत मतलब ऐसा नहीं वो कुछ गलत कर रहा है, वो जस्ट बिहेव गलत करता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पर उनको रखिए, राइट हैंड पर अपने आप को रखिए। जब वो इस तरह से गलत बिहेव करते हैं, मेरे मन की स्थिति किसके हाथ में है? जब वो इस तरह से गलत बिहेव करते हैं, रूडली बोलते हैं, अब्यूजिव बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तब मेरे मन की स्थिति किसके हाथ में है उस टाइम पर? लेफ्ट हैंड पे वो है, राइट हैंड पे मैं। तो तब मेरे मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट है? ऐसे ही हंसना हमेशा। कि जो भी ड्रामा में सीन आए, मतलब सारा दिन में जो सीन आ रही है उसको वाह वाह करो जी, सब बढ़िया है, सब परफेक्ट है। करते 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 सब परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कहाँ परफेक्ट हो जाएगा? यहाँ परफेक्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड पे बिठा दिया आपने उनको, राइट हैंड पे रखा, वो गलत बिहेव कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं और शायद रोज कर रहे हैं। क्या मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है? क्या मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है? नो? किसकी चॉइस है फिर? लेफ्ट हैंड वाले की चॉइस है। एक बार आप खड़े हो जाइए। नहीं, आपके पीछे भाई साहब, नो वाले भाई साहब।
बहुत सिंपल है, इट्स ओके। हमने जीवन जी है इस बिलीफ सिस्टम के साथ, और अगर आज भी हमने रुक के चेक नहीं किया तो हम जीवन जिएंगे, और अगर जीवन ऐसा जीते जन्म भी ऐसा, अगला जन्म भी ऐसे करती है। तो अब आप मुझे ब्लेसिंग दो, अंदर से थॉट क्रिएट करो, आप पीसफुल आत्मा है, आप पावरफुल आत्मा है, आप सबके साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। नॉर्मल हम क्या सोचते थे, थैंक यू बैठिए, नॉर्मल हम क्या सोचते थे, इनको किसी से बात करनी नहीं आती, इनको बात करने का तरीका नहीं है, पहले ही मेरे पास बात करने का तरीका नहीं है, और वहां से आपने थॉट क्रिएट किया इनको तो बात करना ही नहीं आता, तो आपका संकल्प मेरे लिए क्या हो जाएगा, वरदान बन जाएगा, और मेरा बात करने का तरीका पहले से भी ज्यादा बिगड़ता जाएगा। दुआएं वो शक्ति है, दुआएं वो शक्ति है जो असंभव को क्या करती है, संभव करती है। दुआएं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेती है, तो दूसरे के मन की स्थिति को ठीक करना तो बहुत बहुत ईजी है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए सामने वाले के अंदर कौन सी कमी है। हमें क्या लगता है वो हमें तंग कर रहे हैं, जो गलत व्यवहार कर रहा होता है वो हमें नहीं तंग कर रहा होता, वो खुद अंदर अपने आप से तंग है, तभी वो ऐसा बिहेव करता है। इट इज़ लाइक थ्रोइंग अप, अपने अंदर का सारा जो वो सब बाहर निकाल रहा है, वो दूसरे पे नहीं निकाल रहा, वो खुद की उसकी स्टेट ऑफ माइंड है, वो खुद उसका संस्कार है। कभी कभी बच्चे भी रूडली बात कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते, तो हम कहते हैं इतना इनके लिए क्या, इतना इनके लिए क्या, ये ऐसे बात करते हैं आज। वो मेरे साथ ऐसे नहीं बात कर रहे, वो खुद अपने मन में क्या है, परेशान है। परेशान व्यक्ति ऐसे ही बात करेगा। आप हॉस्पिटल जाओ और आप किसी भी नर्स से पूछो कि जब ये पेशेंट्स आपके साथ अजीब अजीब तरह से बिहेव करते हैं, खाना नहीं खाते, चिल्लाते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता? तो वो कहेंगे नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो आप बोलोगे कैसे बुरा नहीं लगता? तो कहते क्योंकि वो बीमार है, सिंपल। तो बीमार व्यक्ति का कोई भी व्यवहार बुरा नहीं लगता, और ही हम बीमार व्यक्ति का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। जब भी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है वो इमोशनली बीमार है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है उस टाइम। बीमार व्यक्ति की कोई भी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, और ही बीमार व्यक्ति का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और उसका ध्यान रखते हुए सबसे पहले कौन बच जाएगा, सबसे पहले कौन बच जाएगा, सबसे पहले हम। तो सामने वाले का व्यवहार एक वायरस की तरह, इट्स लाइक कोविड। अगर सामने वाले को कोविड हुआ है तो उसके साथ इंटेंगल नहीं करते हैं, सबसे पहले उससे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसमें क्या करना है, हमें फिजिकली दूर नहीं होना, हमें वाइब्रेशनली दूर हो जाना है। कि सामने वाला अशांत है, हमें खुद सबसे पहले क्या रखना है, अपना ध्यान रखना है। और जब हम अपना ध्यान रख लेंगे, अपने को बचा लेंगे उसके वायरस से, फिर उसका ध्यान भी किसने रखा, हमने ही रखा ना। कोविड में यही किया कि नहीं किया, सबसे पहले अपने को उनसे दूर किया, दूर करके खुद का ध्यान रखा, खुद का ध्यान रखते हुए उनका ध्यान रखा, उनको ठीक किया। सिंपल। जैसा वायरस वैसे ही ये वाला वायरस जो इमोशनल है। 1 मिनट आंख बंद करो और कोई भी अपने व्यक्ति को लेकर आओ। कोई दूर दूर के नहीं ढूंढना, अपने। गलत मतलब धोखा, चीटिंग नहीं होता। गलत जस्ट मतलब गुस्सा, निंदा, अपशब्द, क्रिटिसिज्म, जेलसी, इनसिक्योरिटी, ईगो, ये सब गलत। गलत मतलब जो वीक संस्कार है, जो हमारे रिश्तों में गांठे लेकर आता है, उनको सामने लेकर आओ। देखो उनके अंदर कौन सी चीज की कमी है, और अब उनके लिए आप एक ब्लेसिंग बनाओ। ब्लेसिंग बनाओ उनके लिए। ब्लेसिंग का शब्द बहुत क्लियर होना चाहिए। आप फिल इन द ब्लैंक वो क्वालिटी वाली आत्मा हो। यू आर अ पावरफुल सोल, आप शक्तिशाली आत्मा हो, क्योंकि इस समय तो वो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल ही खो चुका है। आप शांत स्वरूप आत्मा हो, यू आर अ पीसफुल सोल। आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है, आप मेरे से बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आपका हर शब्द पोलाइट है। जो नहीं हो रहा वो ब्लेसिंग दो, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सिद्धि होती है। हम ये वाइब्रेशन उनको भेजते जाएंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। जरूरी नहीं है पहली बार में हो जाएगी,
हर घाव की दवा पहली बारी में नहीं काम करती, लेकिन रोज़ दवा लगाएंगे, रोज़ दवा लगाएंगे, रोज़ दवा लगाएंगे तो घाव क्या होने लगेगा? ठीक होने लगेगा। किस किस को मिल गया कोई एक? हमने इसको एक प्रोजेक्ट की तरह करना है अगले 1 महीने के लिए। किस किस को मिल गया? एक ही ढूंढना, सबके साथ नहीं करना। 1 पर्सन 1 संस्कार, कोई एक और उसका एक संस्कार। सिर्फ हमने क्या करना है? आत्मनिर्भर, इमोशनली इंडिपेंडेंट। उनका बिहेवियर मेरी सोच नहीं, मेरी सोच उनके बिहेवियर पर वाइब्रेशन डाले। अभी तक हम क्या कर रहे थे? जो उनका बिहेवियर दिख रहा था वो ही। जैसे माइक खराब हुआ, सिंपल बात है। हमारा सो कॉल्ड नॉर्मल, भाई साहब, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करता है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करता है? हम कहते हैं कि माइक खराब हुआ तो बोलेंगे हो माइक कैसे खराब हो गया। अब जैसे मैंने थॉट क्रिएट की माइक कैसे खराब हो गया, मेरी वो वाइब्रेशन फैली, 4 लोगों ने और सोचना शुरू करना है माइक कैसे खराब हो गया, माइक कैसे खराब हो गया, माइक कैसे खराब हो गया। और जब इतने लोग थॉट क्रिएट करते हैं माइक कैसे खराब हो गया, तो क्या होगा? क्या होगा? वो सारी एनर्जी उधर तक पहुंच जाएगी जो माइक को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसको जो आता होगा वो भी भूल जाएगा कि ठीक कैसे करना है उसको। स्पिरिचुअलिटी और राजयोग हमें ये सिखाता है कि जैसे ही माइक खराब हो तो एक थॉट क्रिएट करो, माइक बिल्कुल परफेक्ट है, और 1 थॉट क्रिएट करो और माइंड को फुल स्टॉप कर दो। माइक ठीक हो जाएगा, लेकिन माइंड उतनी देर में हिलना नहीं चाहिए। ये आएगा, ये जाएगा, चीज़ें आएंगी जाएंगी, शरीर बीमार होगा, ठीक हो जाएगा, जीवन है, ऊपर नीचे 1 2 3 4 होगा, लेकिन माइंड को किधर रखना है? 1 1 और 1। ठीक है, करना शुरू करें? करें? रेडी? माइक कैसा है? बोलते जाइए। माइक कैसा है? बिल्कुल परफेक्ट। एक वर्ड को रख लो, सब कुछ कैसा है? परफेक्ट। आपका क्या हालचाल है? शरीर कैसा है? आजकल किसी को जैसे वो क्या बताएं आपको, क्या मतलब क्या हालचाल है, वो आपको क्या बताएं, आपको पता है क्या क्या हो रहा है आजकल। उसने सिर्फ पूछा आपका हाल कैसा है, उसने ये नहीं पूछा आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है। लाइफ इज नॉट अबाउट हमारे जीवन में क्या हो रहा है, लाइफ इज अबाउट क्वालिटी हियर। ये लाइफ है, जब ये लाइफ निकल जाती है ये डेड बॉडी है, ये लाइफ है। जीव आत्मा, ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन मिट्टी ह्यूमस से बना है और ये बीइंग है, आत्मा है। मैं आत्मा हूँ यही नहीं याद रहा, इसलिए बहुत सारी सिंपल चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। मैं आत्मा हूँ और हर क्षण 2 चीज़ें मेरे साथ साथ चल रही हैं, मेरे संस्कार और मेरे कर्म। बोलिए एक बार, मेरे संस्कार और मेरे कर्म। उन संस्कार और कर्मों को यूज़ करते हुए हम रिश्ते निभाते हैं, रोल्स प्ले करते हैं, काम करते हैं, अचीव करते हैं, एक्सेल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन किन 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए? संस्कार और कर्म। एक क्षण में जो था कभी कभी वो खो जाता है। एक क्षण में शरीर जो ठीक था आज पता चला बहुत बड़ी बीमारी हो गई। और कभी कभी एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ देती है और सब कुछ पीछे रह जाएगा। क्या क्या पीछे रह जाएगा? क्या क्या पीछे रह जाएगा? बताइए, आपके पीछे क्या क्या रह जाएगा? आप लोग जाने वाले हैं आगे या नहीं जाने वाले? जाना है आगे, नहीं जाना है? किस किस को सर्टेन है कि शरीर छोड़ना है? गुड। तो फिर पता होना चाहिए पीछे क्या रहेगा, आगे क्या जाएगा। पीछे क्या जाएगा रहेगा? शरीर, परिवार, पोजेशन, इवन पढ़ाई। इवन पढ़ाई नहीं साथ जाती, फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है ABCD सीखने के लिए, पढ़ाई भी साथ में नहीं जाती। फिर दुनिया कहती है खाली हाथ आए खाली हाथ जाए, कुछ नहीं लेकर आते, कुछ नहीं लेकर जाते। भरे हुए आए थे और भरे हुए जाते हैं, लेकिन जो इन आंखों से दिखाई देता है उसके साथ नहीं। संस्कार और कर्म के साथ भरी हुई आत्मा आती है और भरी हुई आत्मा जाती है। तो पूरे जीवन में सब कुछ करते हुए हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए? हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए? हमारे कर्म और हमारे संस्कार। क्योंकि वो कर्म और संस्कार अभी भी जीवन की क्वालिटी डिसाइड कर रहे हैं। जो मैं अचीव कर रही हूँ वो सिर्फ मेरी फिजिकल लाइफ की क्वालिटी डिसाइड कर रहा है। क्योंकि एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, सब कुछ जो पैसों से खरीदा जा सकता है वो इस शरीर को आराम दे सकता है,
लेकिन जब मन ठीक नहीं होता तो शरीर भी ठीक फील नहीं करता है। लेकिन मेरे कर्म और संस्कार डिसाइड करेंगे कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। अगर मैंने रेड सिग्नल तोड़ के फर्स्ट आ भी गई, अगर मैं दूसरों को अटका हुआ देखकर रुकी नहीं, सहयोग नहीं दिया, अगर मैंने दूसरों को आगे नहीं बढ़ाया, तो मैं नंबर 1 आ भी गई तो भी मेरे पास श्रेष्ठ कर्मों का खाता नहीं है जिसके साथ मुझे मन का सुकून मिले। लेकिन वो हमें स्कूल में सिखाया नहीं, बोला नहीं किसी ने ये बात। सबने सिर्फ बोला आगे जाना है, आगे जाना है, फर्स्ट जाना है। तो दोनों चीजें बच्चों को पढ़ाना शुरू करो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बन गए तो बहुत अच्छा, नहीं बने खुश फिर भी रहना है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है उस बच्चे को बचपन से सिखाना। इस साल हमने देखा ना कि वो बच्चा बड़े प्यार से अपने माता पिता के लिए चिट्ठी लिखकर चले जाते हैं। और क्या चिट्ठी लिखकर जाते हैं कि वो हम आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए। ये क्यों लिखा उस बच्चे ने जाने से पहले इस तरह से? क्योंकि बच्चे को फेल होना, पास होने का इतना दर्द नहीं होता है। बच्चे को वो बनना नहीं बनना उसका भी इतना दर्द नहीं होता है। लेकिन उसको दर्द ये होता है कि मेरे पेरेंट्स का चेहरा ऐसा हो जाएगा अगर मैं वो नहीं बना, वो मुझसे बोझ हैंडल नहीं होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स ने बचपन से ही वो कंडीशनिंग कर दी होगी कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशर डालो उनके ऊपर, बहुत अच्छे से पढ़ाओ, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा उनको धक्का मार के आगे करो। लेकिन ये याद रखना, खुशी उस पर निर्भर नहीं है। हमारा क्या होता है, नर्सरी से वो बच्चा मार्कशीट लेकर आता है, हमारे चेहरे की स्माइल मार्क्स पर डिपेंडेंट हो जाती है। प्रैक्टिस अभी से करनी है। नंबर कितने भी आए हो, स्माइल का साइज सेम रहना चाहिए। करें नहीं करें? करें। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। आपका करियर उसके मार्क्स पर डिपेंडेंट है, खुशी हमारी डिपेंडेंट नहीं। हम सारे सेम खुश रहते हैं। तो बच्चा सीख जाएगा कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये बचपन से सीखना था। उसने सोचा मैं नहीं बना तो सिर्फ मेरी खुशी नहीं जाएगी, मेरे पूरे परिवार की खुशी चली जाएगी। मैं अपने परिवार के दुख का कारण नहीं बन सकता हूँ, इसलिए वो चिट्ठी लिख कर जाते हैं। इसका जिम्मेवार कौन हुआ? इसका जिम्मेवार कौन हुआ? कौन हुआ इसका जिम्मेवार? नॉट एट ऑल, नॉट पेरेंट्स। इसका जिम्मेवार हुआ हम सब ने, जो समाज की थॉट प्रोसेस बनाई है वो हमने बनाई है। कोई एक पेरेंट ने नहीं थॉट प्रोसेस ये बनाई होती है, हम सब ने मिलकर ये थॉट प्रोसेस बना दी। उसका ही हम हर पेरेंट उस थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं। तो उस थॉट प्रोसेस को चेंज कौन करेगा फिर? उस थॉट प्रोसेस को चेंज कौन करेगा फिर? वो भी हम ही चेंज करेंगे। कौन है रेडी चेंज करने के लिए? इसके लिए कहाँ से चेंज करेंगे? पहले अपनी चेंज करेंगे, अपने घर में चेंज करेंगे। देखा सिचुएशन? अब इसको बंद करवाओ। हर सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है। ये भी जानबूझ के प्ले किया आपकी चेकिंग करने के लिए कि आपने कैसे रिएक्ट किया इसके बाद। ये देखो एक और आवाज, ये लाइफ है, दिस इज लाइफ। लेकिन एवरी सिचुएशन वी हैव टू रिमेंबर, ये आएगा जाएगा, कांस्टेंट रहेगा या खत्म हो जाएगा। ये हमारे मन की स्थिति के अंदर घुस, बोलिए, ये हमारे मन की स्थिति के अंदर घुस बंद हो गया। ना बंद होने पर हम सुपर एक्साइटेड होते हैं, ना चलने पर हम सुपर डिप्रेस्ड होते हैं। हम दोनों में सेम रहते हैं। तभी वो माइंड की पावर बढ़ेगी, तभी हम आत्मनिर्भर होंगे, तभी हमारे पास ये पावर आ जाएगी कि मेरे मन की स्थिति परिस्थिति पर नहीं, मेरे मन की स्थिति मुझ पर है। तो हम रेडी हैं बच्चों को सिखाने के लिए कि खुशी नंबर्स पर नहीं डिपेंडेंट। सिखाने के लिए रेडी हैं कि खुशी नंबर पर नहीं डिपेंडेंट है। नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम अंडर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। परफॉर्मेंस इज परफॉर्मेंस, हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस। एक मकान है, 2 गार्डन है, आगे की साइड भी गार्डन है, पीछे की साइड भी गार्डन है। आगे की साइड वो सारी चीजें हैं जो हमें इन आंखों से दिखाई देती हैं,
शरीर, रिश्ते, काम, कारोबार, अचीवमेंट, आगे की गार्डन। हम इस आगे की गार्डन में कितना समय बिताते हैं रोज? हम आगे के गार्डन में कितना समय बिताते हैं रोज? सब कुछ 24 घंटे। पीछे का गार्डन है कर्म और संस्कार, मन की स्थिति। पीछे के गार्डन के लिए कितना समय बिताते हैं? कुछ भी नहीं। हमने सोचा आगे का गार्डन सुंदर होगा तो पीछे का गार्डन तो अपने आप ठीक हो जाएगा। आगे के गार्डन में 24 घंटे, पीछे के गार्डन में जाते नहीं। कौन कौन आज से पीछे के गार्डन के लिए आधा घंटा देने के लिए रेडी है? पक्का 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 है एकदम। अब इक्वेशन देख लेते हैं। अगर पीछे का गार्डन बहुत सुंदर है तो क्या नहीं, अगर आगे का गार्डन बहुत सुंदर है, अचीवमेंट, रोल पोजीशन, तो क्या पीछे का गार्डन सुंदर बन जाएगा? नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर पीछे का गार्डन बहुत सुंदर है तो क्या आगे के गार्डन पर असर पड़ेगा? यस। मेरी आईक्यू इतनी है, स्ट्रेस्ड होकर भी मेरी आईक्यू इतनी है, लेकिन अगर मेरा मन शांत रहना शुरू हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो मेरी परफॉर्मेंस मेरी इधर से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पीछे का गार्डन आगे के गार्डन को इन्फ्लुएंस करके आपकी कैपेसिटी को, आपके शरीर के हेल्थ को, आपके रिश्तों को, प्रकृति को, सब कुछ चेंज कर सकता है पीछे का गार्डन। लेकिन लोगों ने कहना शुरू किया मन को ठीक करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम आगे के गार्डन में बहुत बिजी थे। हम बहुत बिजी थे। तो आज का हमारा अपने आप से प्रॉमिस कि पीछे के गार्डन के लिए हम आधा घंटा देना शुरू करेंगे। हाथ उठा लिया सबने? फोटो खींच गए आपकी, कल आएगी पेपर में। दिस इज व्हाट नीड्स टू स्टार्ट। इससे सारी सोच बदलेगी, इससे संस्कार बदलेंगे, इससे कर्म बदलेंगे, इससे व्यवहार बदलेंगे। 1 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ती है, कुछ नहीं लेकर जाती अपने साथ। हमें लगता है आगे का क्या सोचना, अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हम हैं हम उस बेसिस पे हैं कि हम पिछली बार से अपने साथ कौन से कर्म और संस्कार लेकर आए थे। दैट इज अनदर रीजन जब 2 लोगों के बीच में कंपटीशन हो ही नहीं सकता। एक ही घर में 2 बच्चे पैदा हुए, जुड़वा, आइडेंटिकल, अभी हाइपोथेटिकली देखते हैं, आइडेंटिकल, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, दोनों के संस्कार एक जैसे हैं, दोनों की आईक्यू सेम है, दोनों सेम स्कूल में जाते हैं, दोनों के नंबर भी सेम आते हैं, दोनों सेम कॉलेज में गए, वहां भी नंबर सेम आए, दोनों ने सेम बिजनेस स्टार्ट किया, सेम दिन पर स्टार्ट किया, सेम शहर में स्टार्ट किया, दोनों को रिजल्ट सेम मिलेगी? दोनों को रिजल्ट सेम मिलेगी? सब कुछ तो सेम है, सब कुछ सेम है, रिजल्ट सेम मिलेगी या नहीं सेम मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी सेम? सब कुछ सेम है, इनपुट फैक्टर सारे सेम हैं, तो आउटपुट सेम होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन नहीं होता सारा दिन हम जब देखते कि इस बच्चे ने इतनी मेहनत की फिर भी इसको क्यों नहीं मिल रहा, ये व्यक्ति कोई मेहनत नहीं कर रहा फिर भी इसको इतना 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 मिल रहा। लाइफ इज नॉट फेयर, एवरीथिंग इज फेयर। अनफेयर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हम जीवन इतना देख रहे हैं सिर्फ उसका। जीवन इस शरीर का नहीं होता, जीवन इस आत्मा का चल रहा है। ये शरीर तो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है। कल एग्जाम है, टुमारो। आज एक बच्चा बहुत 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 पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा आज। अगले दिन क्या होता है, जो आज बहुत 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 पढ़ रहा था उसके नंबर कम आ गए, और जो कल बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था उसके नंबर बहुत ज्यादा आ गए। तो सबने कहा दिस इज रॉन्ग, कल तो ये बच्चा बहुत पढ़ रहा था, इसके नंबर कैसे कम आए, और वो जो कल पढ़ ही नहीं रहा था इसके नंबर कैसे ज्यादा आ गए। तो किसी ने आपको धीरे से आके बोला जो कल पढ़ नहीं रहा था ना, वो पूरा साल बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, उसको कल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो कल इतना पढ़ रहा था ना 24 घंटे बिना सोए, वो पूरा साल तो पढ़ा नहीं था। तो रिजल्ट आखिरी दिन के बेसिस पे नहीं होता, रिजल्ट पूरे साल के बेसिस पे होता है। हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं, हम एक दिन मतलब एक जीवन को देख रहे हैं। हमारी इस जीवन की सफलता वो उस एक जीवन पर नहीं निर्भर होती, मेरे कर्म जो मैं आत्मा अपने साथ लेकर आई हूँ। इसीलिए आपको कोई दिखेगा वो बहुत मेहनत करता है, सफलता के पास बस पहुंचने वाला होता है, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है और ऐसे ही ऐसे उसको सफलता मिल रही है। लोग बोलते हैं ऐसे क्यों मिल रही है, वो आज कुछ नहीं कर रहा है। किसी को कुछ फ्री में नहीं मिल रहा है, ना सक्सेस ना फेलियर।
ना हेल्थ ना डिजीज, किसी को फ्री में नहीं मिल रहा। एवरीथिंग इज अ रिजल्ट ऑफ माई कर्मा। तो सारा दिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी दो चीजें हैं? कर्म और संस्कार। लेकिन मैं अपने पिछले कर्मों में कुछ भी लेकर आई हूं, इट डजेंट मैटर। मैंने अभी राइट कर्म करके, राइट मेहनत करके दूसरों से आगे नहीं, अपनी क्षमता से मैंने आगे चले जाना है। लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे दूसरों से आगे जाना है, तो मेरे इस जीवन के कर्म गलत होने लग जाते हैं। क्योंकि दूसरों से जीवन आगे जाना मतलब स्ट्रेस भी क्रिएट होता है, जेलेसी भी क्रिएट होती है, फियर भी क्रिएट होता है, इनसिक्योरिटी भी क्रिएट होती है, और उसकी वजह से मेरा प्रेजेंट कर्मा भी क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो मैं अपने प्रेजेंट में जितनी क्षमता से जा सकती थी उतने में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड वाले संस्कार क्रिएट किए हैं। इसीलिए कभी किसी के साथ कंपटीशन, स्पिरिचुअलिटी जब समझ में आ गई तो कंपटीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी रेस की स्टार्टिंग पॉइंट सेम है ही नहीं। मेरे कर्म, मेरी परफॉर्मेंस, मेरे अचीवमेंट, मेरी एक्सेलेंस का एक बहुत 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 बड़ा हिस्सा है। तो अपने बच्चों को एक दूसरे से compete मत कराइए, अपने बच्चों को उनके पोटेंशियल से compete कराइए कि भाई अभी जितने आए हैं उससे आगे आपको पुश करके उससे आगे जाना है, दूसरे से आगे नहीं जाना है। दूसरे से आगे जाने के लिए बहुत सारे लेफ्ट हैंड वाले संस्कार क्रिएट होते हैं। ये बचपन में ही शुरू हो जाता है। बच्चा अपने मार्कशीट लेकर आता है, हम कहते हैं कितने नंबर आए? इतने इतने, बहुत अच्छे। बाकी सबके कितने आए? इररिलेवेंट क्वेश्चन। बाकी सबके कितने आए उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कितनी मेहनत की थी, मेरे कितने आए और मेरे कितने आने चाहिए उसके लिए मुझे पुश करो, लेकिन बाकी सबके कितने आए, वो वाला संस्कार एक बच्चे के अंदर कौन सा संस्कार डाल देता है? मुझे दूसरों से बेटर होना है। और ये हमें जीवन में ऐसा बना देता है कि लोग मुझे तब अच्छा बोलेंगे व्हेन आई डू बेटर देन अदर्स। तो दो चीजें मेरे साथ जाएंगी, कर्म और संस्कार। वही दो चीजें मेरा ये जीवन भी बना रही है, वही दो चीजें मेरे साथ परमानेंट जा रही है, और वही दो चीजों के लिए हम कह देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आज से हम राइट हैंड से फंक्शन करना शुरू करेंगे, वो वाले संस्कार से। यस, रेडी? रेडी? अटैचमेंट। तो कंपटीशन को कौन से हाथ में डालना है? कंपटीशन को कौन से हाथ में डालना है? उसका ऑपोजिट राइट हैंड है कोऑपरेशन, सहयोग देना। स्पिरिचुअलिटी हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज सिखाती है, दूसरों को आगे बढ़ाओ, दूसरों को आगे बढ़ाओ। बोलिए एक बार। जो दूसरों को आगे बढ़ाएगा वो पीछे रह जाएगा, जो दूसरों को आगे बढ़ाएगा वो पीछे रह जाएगा। एक तो हम अपनी चीज़ों को ऐसे रखते हैं, ऐसे। इवन अगर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, किसी ने कुछ बनाया है और सब उसकी महिमा कर रहे हैं, बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बना। कोई आकर बोलता है इसकी रेसिपी दो ना, कैसे बनाया? दूसरा कहते कुछ नहीं, ऐसे ऐसे, बस खत्म। रेसिपी नहीं देंगे अपनी। सपोज मैंने रेसिपी दे दी और उसका मेरे से भी ज़्यादा अच्छा बन गया, फिर दिस इज दैट फियर। ये डर है जो हमारे संस्कारों और कर्मों को क्या कर देता है? इतना कॉम्प्रोमाइज कर देता है कि हम अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करने से भी डर करते, क्योंकि मैं पीछे रह जाऊंगी। जो दूसरों को आगे बढ़ाएगा वो खुद कहाँ रह जाएगा? खुद ही सोचो ना, लॉ ऑफ कर्मा से सोचो। दूसरों को आगे बढ़ाएगा उसका क्या होगा? चलो फिर अच्छे से बोलो, पूरे शहर में आवाज आने दो। जो दूसरों को आगे बढ़ाएगा वो खुद कहाँ पहुंच जाएगा? वो अपनी क्षमता से ज्यादा आगे जाएगा, जो उसने खुद नहीं सोचा था कि वो वहां तक जा सकता है, क्योंकि उसको बहुत लोगों की दुआओं की एनर्जी मिलेगी। दुआएं एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत बड़ा धक्का मार देती है आपको, सडनली आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ पहुंच गए। लेकिन जो ऑपोजिट होगा, दूसरों के अटकने में भी सुकून मिलेगा, जिसको सटल होगा लेकिन मिलेगा, अच्छा हुआ अटक गए, वो कहाँ पहुंच जाएगा? वो कहाँ पहुंचेगा? अब बोलिए, कहाँ पहुंचेगा? वो कहाँ पहुंचेगा? भले परफॉर्मेंस में आपको एक्सेल होता दिख भी जाए, लेकिन संस्कारों में वो कहाँ चला गया? बहुत नीचे। तो आज का होमवर्क, दूसरों की सफलता में
दूसरों की सफलता में बहुत होना है नहीं होना है नहीं, दूसरों की सफलता में बहुत दुआएं देनी है उनको, क्योंकि वो कुछ बहुत श्रेष्ठ कर्म करके आए हैं जिसकी वजह से आज उनको वो चीज़ मिली है। उनसे हम सीख सकते हैं, उनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन हम ईर्ष्या नहीं कर सकते, क्योंकि ईर्ष्या हमारे कर्मों को कहाँ लेके जाती है? नीचे। कंपैरिजन हमारे कर्मों को कहाँ लेके जाता है? नीचे। इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर बार संस्कार वही वाला यूज करना है जो आत्मा की स्थिति को क्या करेगा? ऊपर लेकर जाएगा। जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा वो आत्मा की स्थिति को कहाँ लेके जाएगा? नीचे लेकर आएगा। अटैचमेंट कौन से हाथ पे थी? प्यार कौन से हाथ पे है? अच्छा, ये वाला क्लियर है कि प्यार राइट हैंड पे है। तो प्यार और अटैचमेंट दोनों राइट हैंड पे होंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मोह 5 विकारों की लिस्ट के अंदर है। विकार मतलब वो संस्कार जो स्थिति को कहाँ लेके जाते हैं? नीचे। क्वालिटी मतलब वो संस्कार जो स्थिति को कहाँ लेके जाती है? ऊपर। प्यार क्वालिटी है, मोह वाइस है, विकार है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट क्या करती है? डिपेंडेंसी लाती है। अटैचमेंट मतलब आप परेशान तो बोलते जाइए, आप परेशान तो मैं भी परेशान। किस किस को लगता है बच्चे परेशान होते हैं तो फिर नॉर्मल है हमारा परेशान होना? प्यार से हाथ उठाओ। बच्चे परेशान होंगे तो फिर हमारा परेशान होना तो, और अगर दोनों में से एक पेरेंट नहीं परेशान हो रहा होता तो दूसरा मुड़ के कहता है तुम्हें तो किसी की परवाह ही नहीं है। एग्जैक्टली यही है एग्जैक्टली क्योंकि हमने सोचा परेशान होना मतलब केयर है। फिर से लेकर आओ और लेफ्ट हैंड पे बच्चे को बिठाओ, राइट हैंड पे अपने को बिठाओ। बच्चा परेशान है, चाहे एग्जाम की वजह से परेशान है, किसी भी चीज से परेशान है, बच्चा परेशान है। अब आप इधर रखो, और जब वो बच्चा परेशान है उसकी स्टेट ऑफ माइंड कहाँ जाने वाली है? थोड़ी सी नीचे। अभी कर दो उसको, थोड़ा सा नीचे करो, यहाँ 30%, ठीक है, नीचे करो। ओके, हम यहाँ हैं। अब उसको परेशान देखकर जब हम परेशान होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम भी नीचे जाते हैं। जब हम नीचे जाते हैं तो हमारे परेशानी की वाइब्रेशन किसको जाती है? उसको जाती है। जब वो उसको जाती है तो वो कहाँ चला जाता है? और नीचे जाता है। जब वो और नीचे जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम और नीचे जाते हैं। और हम दोनों प्यार से कहाँ जाते जाते हैं? क्योंकि हमारा अटैचमेंट है। अब वापस लेकर आओ। प्यार है, बच्चा परेशान है, तो हमें कैसा होना चाहिए? बच्चा परेशान है तो हमें कैसा होना चाहिए? पहली बात तो हाथ ही रख लो, हाथ कहाँ होना चाहिए? राइट हैंड वाला ऊपर होना चाहिए। क्यों ऊपर होना चाहिए? एनर्जी कैसे फ्लो करेगी? फिर पावर रेडिएट करनी है, हमें उनको पावर रेडिएट करनी है। पावर पैसों से खरीद कर नहीं दी जा सकती है, पावर यहाँ क्रिएट करनी पड़ती है। क्रिएट करके वो पावर उनको देनी है। घर में एक शक्तिशाली वाइब्रेशन क्रिएट करना है। लेकिन बच्चा परेशान तो सब परेशान, सब परेशान तो घर का माहौल परेशान। जब सब घर का माहौल परेशान तो वो बच्चे का क्या होएगा? वो बच्चा कहते हैं इससे अच्छा घर जाओ नहीं, बाहर बैठता हूँ थोड़ी देर। जो परेशान होता है ना, उसका घर आने का मन नहीं करता है। घर आने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि घर आकर सारा माहौल बहुत टेंस्ड हो जाता है। तो जिसको ऑलरेडी दर्द हो रहा होता है, अगर वो दर्द वाले वाइब्रेशन में चला जाए तो उसका वो दर्द क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आप एज अ पेरेंट उसके पास जाकर बैठते हैं तो वो कहता है प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ो। आप बोलते हो नहीं मुझे बात करनी है आपसे, वो बोलते मुझे कुछ बात नहीं करनी है इस टाइम, अब बस मुझे अकेला छोड़ो। वो अनजान लोगों से जाके बात करते हैं, वो काउंसलर से जाके बात करते हैं, वो फ्रेंड से जाके बात करते हैं, वो फ्रेंड के पेरेंट से भी जाके बात कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट से बात नहीं कर सकते एक ही वर्ड के कारण, और वो वर्ड है अटैचमेंट। काउंसलर क्या है? डिटैच्ड है।
दोस्त क्या है? डिटैच्ड है। दोस्त के पेरेंट्स कैसे हैं? डिटैच्ड हैं। वो राय देंगे लेकिन डिस्टर्ब होके राय नहीं देंगे, दुखी होके राय नहीं देंगे, फियरफुल होके राय नहीं देंगे। तो वो बच्चे को राय तो ऑलरेडी पता ही थी, लेकिन उनसे बात करते हुए उसको अच्छी एनर्जी मिल रही है। उस बच्चे को उस टाइम सिर्फ अच्छी एनर्जी चाहिए होती है। बच्चे से बहुत बड़ी गलती हो जाए, वो काउंसलर के पास जाता है। काउंसलर कहता है हो गई ना, कोई बात नहीं, बैठ बात करते। पेरेंट कहता है ऐसे किया कैसे, हुआ कैसे ये? तो फिर कौन आके बताएगा हमें अपनी प्रॉब्लम? और ये सारा कुछ क्यों हुआ? एक ही संस्कार की वजह से। कौन सा संस्कार? अटैचमेंट। कौन कौन रेडी है डिटैच होने के लिए? डिटैचमेंट वर्ड से बहुत डर लगता है लोगों को, है ना? डर लगता है ना। हम जब लोगों को कहते हैं ना सेंटर पर आओ, कहते नहीं नहीं हम नहीं वहाँ आएंगे, बड़े डिटैच्ड हो जाते हैं लोग वहाँ जाने से, क्योंकि उनको सोचा कि डिटैच्ड मतलब रूखे हो जाते हैं, डिटैच्ड मतलब दूर हो जाते हैं। दूर तो हो जाते हैं, फिजिकली नहीं, दूर होते हैं वाइब्रेशनली। आप परेशान तो मैं स्ट्रांग, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे स्ट्रांग रहकर आपको वो पावर देनी है। जब हम छोटी छोटी, जैसे हम माइक से डिटैच हुए, जब माइक खराब हुआ, मन की स्थिति पर असर नहीं हुआ, हम माइक से डिटैच हुए। गाने बजे, हमारी मन की स्थिति डिस्टर्ब नहीं हुई, हम गाने से डिटैच हुए। ये छोटी छोटी चीजें करते हुए कल जब आपका बच्चा परेशान होगा, आपकी स्थिति पर असर नहीं पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। और जब वो डिटैचमेंट होती है तो वो एक बहुत बड़ी पावर बन जाती है। डिटैचमेंट से रिश्ते टूटते नहीं हैं, डिटैचमेंट से टूटे हुए रिश्ते भी कैसे हो जाते हैं? बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि एक जना पावरफुल बन जाता है। डिटैचमेंट इज इक्वल टू अनकंडीशनल लव, डिटैचमेंट इज इक्वल टू अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। अटैचमेंट में तो छोटी 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 बातों में हर्ट, एक्सपेक्टेशन, बातें खत्म नहीं करनी, बातें पकड़ के रखनी है, 20 साल वाली बातें भी भूलती नहीं है, दैट इज ऑल अटैचमेंट। तो डिटैचमेंट इज इक्वल टू लव, अटैचमेंट इज इक्वल टू मोह। दोनों चीजें ऑपोजिट हैं। और डिटैचमेंट ओनली मीन्स इंडिपेंडेंट। आपके मन की स्थिति मेरे मन की स्थिति पर निर्भर नहीं। हर घर में एक ऐसा पावर हाउस चाहिए, हर घर में एक चाहिए इस टाइम ऐसा। इट इज द नीड ऑफ द आवर नाउ। अब ये एक चॉइस नहीं, अब ये एक नेसेसिटी है। अब ये चॉइस नहीं है, अब ये नेसेसिटी है। क्यों नेसेसिटी है? क्योंकि हम उस युग में आए हैं थोड़े दिन पहले, अभी जो प्रैक्टिस से हो गया ना, पता है कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, ये है, और ऊपर एक वो था शैंडलियर, 4 थे ऐसे एक के बाद एक। सडनली टॉप के बीच में वो जो बिल्कुल जो इधर था वो बिल्कुल इधर आके गिरा। कोई टाइम भी नहीं था रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, कुछ इसका कोई टाइम नहीं होता उसमें। वो उधर से आया, गिरा, और वो चूर चूर हो गया सारा ऐसा स्टेज के ऊपर। मेरा कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मैं बाद में सोच रही थी, मैं रिएक्ट ही नहीं किया कुछ भी। वो शैंडलियर आया, गिर गया, इतने जोर से चूर चूर हो गए, सारे लोग डर गए, बहुत जोर से आवाज आई उसकी भी। और फिर सब लोग देखने लगे दूसरा तीसरा भी गिरने वाला है कि नहीं। मैंने नहीं रिएक्ट किया, सिर्फ बाहर नहीं, माइंड में भी कोई थॉट नहीं क्रिएट हुआ ही नहीं। तो फिर मैं बाद में सोच रही थी ऐसे कैसे हुआ कि इतना जोर से वो गिरा, इतना बड़ा, यहाँ लिटरली एकदम इधर नजदीक। बट वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हर बार करके करके माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि जो भी हो रहा है इट्स फाइन, जो भी हो रहा है स्थिति पे ध्यान रखना, जो भी हो रहा है स्थिति इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम के लिए, परिस्थिति इंपॉर्टेंट नहीं है। करके 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 जब इतनी बड़ी चीज हुई कि जो सीरियसली आपको इस समय नुकसान दे सकती थी, उसमें रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि वो डिटैचमेंट की क्या हो गई थी? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, इट्स वेरी इजी। सिर्फ उसको अपने जीवन का तरीका बनाना होता है। करना उसको बड़े बड़े सीन में नहीं होता, करना उसको छोटे 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 सीन में होता है। लेकिन छोटे छोटे सीन में करने से माइंड को डिटैच रहने की क्या हो जाती है? पावर आ जाती है। फिर जब बड़ा सीन भी आता है तो माइंड बिल्कुल स्टेबल रहकर उस सीन को संभाल लेता है। अब उस सीन में क्या हुआ? बिल्कुल मैं स्टेबल थी, तो एक सेकंड जो सारे ऐसे हुए वो अगले सेकंड ठीक हो गए। अच्छा कुछ नहीं हुआ, हाँ कुछ नहीं हुआ, कंटिन्यू करते, कुछ नहीं। बट अगर हम यहाँ से हिले, सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी अगर हिले, पूरे ग्राउंड की एनर्जी चेंज हो जाती है। ये होता है परिवार का शक्ति स्तंभ बनना। एक जना चाहिए सिर्फ,
अनसर्टेनिटी का समय है, बातें आएंगी, बीमारियां आएंगी, करियर में ऊपर नीचे आएगा, धन में ऊपर नीचे आएगा, प्रकृति में ऊपर नीचे होगा। एक जना चाहिए जो उस घर को कैसे पकड़ के रखेगा, ऐसे। और ये चीज कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाने वाला है, ये हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। थोड़े दिन पहले मैं अभी एक सेंटर पर गई थी, एक बहन मिली, उसका बच्चा स्कूल से आ रहा था, भागता भागता बाहर स्कूल से आ रहा था, वो मदर वहीं थी। कुछ तो जो हुआ डिटेल नहीं मुझे पता, वो बच्चे का वहीं बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। वो मदर के सामने, उसने उसको उठाया, ऑटो में डाला, हॉस्पिटल लेके गई। तो डॉक्टर ने देखा, इट वॉज बिग क्राइसिस। डॉक्टर ने कहा इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो, पहले मुझे ऑपरेशन करना है। वो मदर ने कहा मैं उसकी मदर हूँ। वो डॉक्टर कहता है इम्पॉसिबल है। वो बिल्कुल ऐसे थी, स्थिर, बोली मैं उसकी मदर हूँ, आप जल्दी करो। तो कहते दिस नो पॉसिबल, बोली आप जल्दी करो। एनीवेज वो सर्जरी हुई, वो बच्चा डिडंट मेक इट। जब आकर उस मदर को वो बताया वो डॉक्टर ने, वो बिल्कुल स्थिर होकर बैठ गई। तो वो डॉक्टर कहता है ये कैसी मदर है, इतना छोटा बच्चा इसका गया, ये कैसी मदर है। तो डॉक्टर ने उसको बाद में कहा आप क्या कर रहे हो। कहती डॉक्टर साहब मेरा बच्चा आत्मा अभी आगे जा रहा है, मुझे उसको किस चीज़ के साथ भेजना है, मुझे उसके लिए मेडिटेट करना है, मुझे उसके लिए परमात्मा को याद करके शक्ति भेजनी है, मुझे उसको बहुत सारी वो शक्ति भेजनी है ताकि अभी अभी वो जहाँ यहाँ से निकला है और आगे जा रहा है ना, उसको वो अच्छी वाली वाइब्रेशन के साथ मुझे भेजना है। और वो कर रही थी। पर वो ये क्यों कर पाई, क्योंकि वो रोज़ ये सीखती थी कि जब कोई शरीर छोड़ेगा तो हमें अपने दर्द के बारे में नहीं सोचना है, हमें किसके बारे में सोचना है, हमें उस आत्मा की विदाई किस तरह से करनी है। हम सब शरीर का अंतिम संस्कार कैसे करना है उसका प्रोग्राम बनाते हैं। स्पिरिचुअलिटी कहती है वो तो हो ही जाएगा, वो शरीर तो फिनिश्ड है अब, लेकिन वो आत्मा आगे जा रही है। उस आत्मा को कौन सी वाइब्रेशन के साथ भेजना है। अटैचमेंट कहती है मेरा क्या होगा, मेरा बच्चा चला गया, और प्यार कहता है उसको मुझे किस तरह से भेजना है ताकि उसकी अगली जर्नी भी कैसे हो, बहुत प्यार और शक्ति से हो। दैट इज द डिफरेंस। तो अटैचमेंट एंड लव में इतना फर्क है, इतना इतना दिन और रात का फर्क है। और जिसने थोड़ा सा इसको समझ लिया और रोज इसको थोड़ा करना शुरू किया, वो लाइफ की ये सबसे टफेस्ट सीन में भी दूसरे के बारे में सोचकर अपने मन को स्थिर रखकर प्यार के वाइब्रेशन से उनकी विदाई देते हैं, क्योंकि उनको पता है खत्म नहीं हुए, आत्मा है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती है, एनर्जी डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। तो हमें जाने वाली आत्मा की विदाई कैसे करनी चाहिए, उनको कैसे भेजना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए। कोई आगे जा रहा हो तो कैसे भेजना चाहिए। मेडिटेशन में इतनी पावर है, जो मतलब आप कभी भी कोई भी सेंटर पे आ जाओ, यहाँ आपके शहर में जो सेंटर है आप कल जाके वहाँ देखना, सिंपल लोग आ रहे हैं, लेकिन रोज की पढ़ाई है, रोज का वो पीछे के गार्डन में जाते हैं 1 घंटे के लिए एवरी सिंगल डे, और फिर इतनी पावर आ जाती है कि जीवन की कोई भी सिचुएशन, धन सारा खत्म हो जाए, शरीर बीमार हो जाए, कुछ भी होता है, बीमारियां भी आती हैं, शरीर भी छूटते हैं, काम कारोबार भी ऊपर नीचे जाता है, प्रैक्टिस यहाँ की चल रही है, यहाँ की चल रही है, वो है राजयोग। राजयोग मतलब खुद पर राज्य करना, बिकमिंग अ मास्टर ऑफ योर माइंड एंड द मास्टर ऑफ योर लाइफ। क्योंकि जब ये है फिर ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा हो ये ठीक रहेगा। ऊपर नीचे हमारे कंट्रोल में बाहर की दुनिया नहीं है, और इस समय बाहर की दुनिया में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है। यू अग्री, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, बढ़ गई है, नहीं बढ़ गई। अचानक कोविड से अचानक का युग स्टार्ट हुआ कि अचानक कुछ भी होता है। तो जब बाहर की दुनिया अनसर्टेन हो तो टाइम आ जाता है कि आंतरिक जगत को सर्टेन रखना है कि कुछ भी हो जाए हम स्टेबल रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम पावरफुल रहेंगे, और हम पावरफुल रहकर अपने परिवार को क्या देंगे, पावर देंगे। मेहनत करके उनके लिए धन कमाते थे, अब थोड़ा सा समय निकाल के उनके लिए शक्ति कमाएंगे।
कौन कौन रेडी है करने के लिए? बस ये ध्यान रखना है, ये इस समय की आवश्यकता है, चॉइस नहीं, लग्जरी नहीं, हॉबी नहीं। मेडिटेशन इज नो मोर अ चॉइस, मेडिटेशन इज अ नेसेसिटी। नेसेसिटी। पिछले महीने एक रिसर्च हुई है, ग्लोबल है, कि जो जेन ज़ी पॉपुलेशन ला रहे हैं, मेडिटेशन नहीं ला रहे हैं। हम साइकोलॉजिस्ट ला रहे हैं, हम साइकाइट्रिस्ट ला रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन नहीं ला रहे हैं। इसका मतलब हम डॉक्टर ला रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ नहीं ला रहे हैं। तो ये नेसेसिटी है, लेकिन ये स्टार्ट किससे होगी? ये मुझसे स्टार्ट होगी। आई हैव टू बी दैट वन। मुझे विक्टिम नहीं, मास्टर बन के जीना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना ध्यान रखना शुरू करना है। तो पीछे के गार्डन के लिए, पीछे के गार्डन के लिए आधा घंटा। अच्छा, लेफ्ट और राइट हैंड पे ये बताओ, शुक्राना कौन से हाथ पे आएगा? वेरी गुड। और शिकायत कौन से हाथ पे आएगा? तो एक संस्कार शुरू कर दो जो बहुत ब्यूटीफुल है। ये जितने भी राइट हैंड पे रखे हैं ना, आप जितनी बार भी इनको अपने कर्मों में लेकर आएंगे या सोच में लेकर आएंगे, ये बैटरी क्या हो रही है? ये वाली चार्ज हो रही है। और जितनी बार भी आप लेफ्ट हैंड को यूज़ करेंगे, बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज। है, सिंपल चीज़ है। मैं गुस्सा क्यों नहीं करूं? भाई उसने गलती की, मैं क्यों नहीं करूं? मैं क्यों नहीं करूं? क्योंकि मेरी शक्ति बढ़ घट जाती है, मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर असर करता है। तो मैंने वही चीज़ उनको आराम से बोलनी है। दुनिया कहती है आराम से, लोग मानते नहीं हैं, तो हम कहते हैं उनको मानना है तो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने। फिर हम डिसिप्लिन कर सकते हैं, हम असर्टिव हो सकते हैं, हम एंग्री नहीं हो सकते। डिसिप्लिन हो जाओ, स्ट्रिक्ट हो जाओ, बोलो दिस इज दिस, दैट्स इट, फुल स्टॉप। लेकिन उसके लिए चिल्ला कर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही बात कैसे बोलनी जानी है? संयम के साथ। नहीं तो मेरी भी बैटरी डिस्चार्ज होगी, जिनको हम गुस्सा कर रहे हैं उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज होगी, दोनों ने मिलके फिर अचीव क्या किया? तो आज घर जाके इनको लिख लेना है कि लेफ्ट हैंड पे कौन से हैं और राइट हैंड पे कौन से हैं। जब जब हम राइट हैंड को यूज करेंगे, बैटरी क्या होगी? बढ़ेगी। सुबह सुबह दिन की शुरुआत शुक्राना से करना शुरू करो। शुक्रिया। किसका शुक्रिया करें? परमात्मा का शुक्रिया करें। और किसका शुक्रिया करें? अपने मन और शरीर का शुक्रिया करें। अपनी चीज़ों का भी शुक्रिया करना चाहिए, लोगों का शुक्रिया करना चाहिए। जो हमको तंग करते हैं उनका, जो हमको तंग करते हैं उनका भी दुआएं, बहुत सारी दुआएं सुबह सुबह उनको दे देनी चाहिए। जितने लोगों से आप सारा दिन में आज इंटरैक्ट करने वाले हो, 1 मिनट साइलेंस में उनको याद करके सबको दुआएं दे दो। पहले से ही रिश्ता सुबह संकल्पों में बनाना शुरू करते हैं। ये एक जीवन जीने का तरीका है। ये हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया गया, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में और पेरेंट्स ने हमें क्या सिखाया? कैसे लिखना है, पढ़ना है, चलना है, खाना है, पीना है, बोलना है, सब कुछ सिखाया। कैसे सोचना है, आर्ट ऑफ थिंकिंग, ये नहीं सिखाया। क्योंकि हमने सोचा थॉट्स तो अपने आप चलते हैं। थॉट्स अपने आप नहीं चलती, थॉट्स हम चूज करते हैं। हर थॉट हम चूज करते हैं, हर थॉट हम चूज करते हैं। आपको लगा नहीं कि अब जब आवाज़ आई और उसके बाद जब गाने आए, आपके मन ने रिएक्ट नहीं किया? किस किस को लगा मेरे मन ने अब कोई थॉट नहीं क्रिएट की उसके ऊपर? दैट्स ऑल दैट इट नीड्स। उसके लिए कुछ करना तो नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक अवेयरनेस आ गई कि हाँ वो डिफरेंट है, डिफरेंट है, मुझे उसके लिए थॉट नहीं क्रिएट करनी, अपने आप आ गया। तो राइट हैंड साइड अब सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस सेट कर लेते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है हमारी थॉट प्रोसेस के लिए। और स्ट्रेस, जिसने कहा था कि स्ट्रेस नॉर्मल है, वो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी लिख लें। फिजिक्स में सीखा था हमने बचपन में, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर मतलब जो हो रहा है मेरे जीवन में, वो न्यूमरेटर है, वो नॉर्मल है।
स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है, वो प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब मेरी आंतरिक शक्ति। एग्जाम हर बच्चे का सेम होता है, लेकिन हर बच्चे की आंतरिक शक्ति अलग अलग होती है, और इसीलिए हर बच्चे का स्ट्रेस लेवल अलग अलग होता है। जब आप और मैं स्कूल कॉलेज में थे, क्या स्ट्रेस वर्ड था? क्या स्ट्रेस वर्ड था? नहीं था। कौन सा वर्ड था तब? एग्जाम तो तब भी आते थे, तो हम क्या बोलते? थोड़ी सी टेंशन। वो भी कितने दिन साल के अंदर? एग्जाम से एक दिन पहले, रिजल्ट से एक दिन पहले, बाकी 365 दिन में बाकी तो मौज की मौज जीवन। आज किसी को भी पूछो भाई बच्चों को इतना स्ट्रेस क्यों है, कहते हैं वो एकेडमिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? इतना आसान हो गया जीवन अभी कंपेयर टू पहले, इतना आसान हो गया। किस बात का प्रेशर? प्रेशर नहीं बढ़ा है, प्रेशर घटे हैं उल्टा एजुकेशन में। लेकिन प्रेशर तो घटा, लेकिन उससे ज़्यादा क्या घट गया? डिनोमिनेटर घट गया, रेजिलियंस। और वो रेजिलियंस घटने का कारण था हमारी लाइफस्टाइल और ये सारे खिलौने जो आए हैं हमारे पास पिछले 20-30 सालों में। ये खिलौने, ये साधन हमारी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए आए थे। उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई किया, हमने उनको ठीक तरह से यूज़ नहीं किया, तो उन्होंने हमारी जीवन को क्या कर दिया? कॉम्प्लिकेट कर दिया। कौन कौन रात को फ़ोन के साथ सोते हैं? मतलब वो हमारे पास होता है प्यार से, यही। प्रभाव डालना शुरू कर रहा है। रात को सोने से पहले 2 घंटा पहले हमें अपने काम कारोबार से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। सोने का टाइम कौन सा होना चाहिए? और उठने का टाइम कौन सा होना चाहिए? आजकल बच्चे लेट सोते हैं, कुछ बच्चे आधी रात को सोते हैं, कुछ बच्चे सुबह सोते हैं। हमने उनको रोका नहीं, आज उनका संस्कार बन गया है। प्रकृति के नियम के विरुद्ध कब कुछ करेंगे तो रिस्पॉन्ड में कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस आएगा ही। तो भले थोड़ा सा उनको मुश्किल लगे क्योंकि वो संस्कार बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये होगा, असंभव नहीं होगा। जैसे किसान के लिए बीज बोने का एक टाइम होता है, उसी समय पर वो बीज बो सकता है, तभी फल निकलेगा। ऐसे नहीं कभी भी बो दिया मैंने। इसी तरह सोने का भी एक टाइम होता है, 10 से 5, 10 से 4, ये जो समय है ये हमारी माइंड, ब्रेन और बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स की हीलिंग इसी टाइम बैंड के अंदर होती है। हमने बहुत लोगों ने आज लेट सोना शुरू किया, और लेट सोने से पहले हम क्या कर रहे थे? सोने से पहले हम किसके साथ बैठे थे? सोने से पहले हम किसके साथ बैठे थे? तो अब फिर से 20-30 ईयर्स पहले जाओ, जहाँ स्ट्रेस नहीं था, उस समय ये खिलौने भी नहीं थे। हम वो वाली जनरेशन है, जब हम स्कूल में थे तो पहला पहला टीवी आया था, हमने वो सारे पहले देखे। पहला टीवी, पहला फ़ोन, पहला कंप्यूटर, पहला इंटरनेट, पहला सोशल मीडिया, पहला सब कुछ हमने देखा है। और उस सब के साथ हमने समाज का ग्राफ चेंज होते हुए देखा है। इसीलिए दोनों का कनेक्शन सिर्फ हमें पता है। अब जो बच्चे आएंगे उनको पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन से वैसा ही जीवन देखा है। हमने देखा है दोनों का कनेक्शन कैसे बना है, तो हमें पता है राइट लाइफस्टाइल कैसे क्रिएट करने हैं। सोने से 2 घंटा पहले डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क। हमारे मम्मी पापा घर आते थे, फ़ोन नहीं होता था, लैपटॉप नहीं होता था, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्टेड थे कि नहीं डिस्कनेक्टेड? क्योंकि उनके पास था ही नहीं कुछ, तो वो डिस्कनेक्टेड थे, सिंपल। तो डिस्कनेक्टेड थे तो रात को जल्दी सोना क्या हो जाता था? नॉर्मल होता था। और सिर्फ रात को जल्दी नहीं सोते थे, गहरी नींद सोते थे। क्यों गहरी नींद सोते थे? क्योंकि सोने से पहले काम पे नहीं होते थे वो। आज हम सोने से पहले भी काम कर रहे हैं। कौन कौन आज ये करने के लिए रेडी है कि सोने से 2 घंटा पहले डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क? इसको टाइम दो, इसकी फाइल्स को शट डाउन करने के लिए टाइम दीजिए इसको। खाना कितने बजे खाना चाहिए? सोने से 2-2.5 घंटा पहले। यहाँ भी डाइजेशन हो जानी चाहिए और यहाँ भी डाइजेशन हो जानी चाहिए, तब कम घंटे सोना पड़ेगा।
इससे समय वेस्ट नहीं होता, इससे समय बचता है। और हमारी संस्कृति में तो हजारों सालों से है कि अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त उठना होता है कि नहीं? अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त उठना होता है। तो लीडरशिप टाइम उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय इंट्यूशन हाईएस्ट होती है, उस समय निर्णय शक्ति हाईएस्ट होती है, वो हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम है, वो ब्रह्म मुहूर्त है। मतलब क्रिएटिविटी, नया क्रिएट करने का वो मुहूर्त टाइम है। कौन कौन उठता है उतने बजे? 4 बजे सब उठते हैं? अच्छा, आज से उठेंगे, हाँ पक्का। उठने पर फोकस नहीं करना, सही सोने पर फोकस करना। बहुत लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं क्योंकि सही सोते नहीं हैं। तो सिंपल विधि है, 8 बजे के बाद अपने काम से डिस्कनेक्ट करो। इसको टाइम दो सेटल करने के लिए। जल्दी खाना खाइए और हल्का खाना खाइए। रात का खाना हल्का होना चाहिए। हम 9 बजे 10 बजे खाना खाते, इतना भारी खाना खाते हैं तो उसको 12, 1, 1:30 बज जाता है सिर्फ डाइजेस्ट होने के लिए वो खाने को। इसीलिए बीमारियां सिर्फ इधर नहीं, बीमारियां इधर भी आने लग गई। और फिर डॉक्टर ने कहा लाइफस्टाइल डिजीज। तो 7, 7:30 बजे खाना खा लिया, 8 बजे डिस्कनेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। कौन सी चीज की एडिक्शन को? फोन की एडिक्शन को। आप छोड़ेंगे तब आपके पास शक्ति होगी अपने बच्चों को वो शक्ति देने के लिए। जबरदस्ती उनके हाथ से नहीं खींच सकते आप। रात के लास्ट 15 मिनट अपने लिए, 15 मिनट में कुछ बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम करके फिर सोने चाहिए। राइट हैंड वाला कंटेंट कर सकते हैं 15 मिनट। कोई किताब, कोई ऑडियो वीडियो, कुछ भी 15 मिनट स्पिरिचुअल कंटेंट अंदर जाना चाहिए। वो अगले 6 घंटे आपके मन और शरीर दोनों पर काम करने वाला है। इजी इजी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले कुछ मिनट मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। हम लोग सुबह उठ के करते हैं लेकिन रात को सोने से पहले ज़रूर करना चाहिए, ताकि रात को सोने से पहले माइंड को किधर ले गए, बिल्कुल शांत स्थिर स्थिति में, और फिर सोने गए तो वो डीप स्लीप में सीधा चला जाता है। कुछ संकल्प हम लिख लेते हैं आज, जो हम रात को सोने से पहले करेंगे। लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए। अब उस साधन को यूज़ कीजिए, फ़ोन को। संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प सही होंगे, सिद्धि हमारी चॉइस की होगी। पहला संकल्प, आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं हमेशा खुश हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ। आई एम काम एंड स्टेबल। मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। आई एम पावरफुल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा मतलब हर सिचुएशन में स्टेबल रह के रिस्पॉन्ड करती है। चिंत हूँ। छठा संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज। अगर शरीर में कोई भी रोग है तो उसके लिए अलग संकल्प लिखिएगा। भाषा क्या होनी चाहिए? जो बनाना चाहते हैं वो संकल्प होना चाहिए। डायबिटीज है तो बार बार ये नहीं बोलना मुझे डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है। पहली बात तो मुझे नहीं है, शरीर को है।
हम कहते हैं आई एम डायबिटिक, आई कैन नॉट बी डायबिटिक। फिर संकल्प लिखिए, माई शुगर लेवल्स आर नॉर्मल, और उसका फिगर भी लिखिए जो आपको चाहिए। फिगर देना है, माइंड ओवर मैटर है, मन जो इंस्ट्रक्शन देगा बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। फिर अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करता हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं, मेरा हर रिश्ता मजबूत है। अगर किसी को फॉरगिव करना है, संकल्प कीजिए, पास्ट इज पास्ट, बीती को बिंदी लगाते हैं, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उनको दुआएं भेजती हूँ। फिर एक संकल्प अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए कीजिए। वो आपको लिखना है, जो भी आप बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका नेक्स्ट गोल है, आप वो लिखिए। वो हो चुका है, वो हम बन चुके हैं, वो हम पा चुके हैं। आप में से कौन कौन बिजी रहते हैं संडे में? तो फिर आप लिखिए, मैं इजी हूँ। कभी नहीं बोलना आई एम बिजी, आई एम बिजी। बिजी लेफ्ट हैंड है, इजी आई डोंट हैव टाइम, ये लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड कहता है आई हैव मोर टाइम देन आई नीड, मुझे जितने समय की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेरे पास है। लैक का शब्द कभी नहीं बोलना, कमी का शब्द नहीं बोलना, भरपूरता, अबंडेंस, मेरे पास भरपूर अपने घर के चारों तरफ भी वो एनर्जी सर्कल बनाओ। लास्ट संकल्प लिखो, मेरी जीवन परफेक्ट है, माई लाइफ इज परफेक्ट, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। रख लीजिए फोन। ऐसे संकल्प हमेशा कुछ अपने पास होने चाहिए। ये वो संकल्प है जो हम अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं। रात को सोने से पहले एक छोटी सी डायरी अपने पिलो के पास परमानेंट रखो, और रात को सोने से पहले वो संकल्प ज़रूर लिख कर सोने हैं। क्योंकि जो आपका रात को सोने से पहले का लास्ट संकल्प होगा ना, वो अगले 6 घंटे आपके मन और शरीर दोनों पर काम करने वाला है। कौन कौन रात को सोने से पहले न्यूज़ देखकर सोते हैं? अब आप सोचो, अगर न्यूज़ ली रात को सोने से पहले, तो मन और शरीर पे क्या होएगा रात को सोने से पहले? आपको पता है बच्चों के अंदर एंजाइटी क्यों बढ़ रही है इतनी ज़्यादा? क्योंकि वो सारा दिन पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्लासेस जाते हैं, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। फिर जब वो रात को सोने जाते हैं, कहते हैं थोड़ा सा टाइम मेरा, और वो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। रात को सोने से पहले वो फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सोने से पहले वो कोई क्राइम शो, कोई थ्रिलर, कोई मूवी, ऐसी चीज़ देख लेते हैं सोने से पहले। अगर किसी ने भी सोने से पहले ऐसी वाली चीज़ें देखी, तो फिर नींद में वही वाली इमोशन पूरी काम करती है, और फिर वो धीरे 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 हमारी एंजाइटी बनती है। सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव कंटेंट, आजकल का नॉर्मल कंटेंट नहीं लेना है। तो ये आखिरी संकल्प, सुबह उठते ही फर्स्ट संकल्प परमात्मा को शुक्रिया, और ये वाले संकल्प रिपीट करिए 3-4 बार उठने से पहले। सुबह सुबह की फ्रीक्वेंसी किधर करते? हाई करते। और फिर सारा दिन कर्म योगी बनकर जीना है। दिन में सुबह आधा घंटा अपने लिए देना है, ज्ञान लेना है, मतलब राइट इमोशनल डाइट, और मेडिटेशन सीखना है, और वो हर खाना। हम जब बच्चे थे, हम ज़्यादा समय कहाँ खाते थे? कौन सा खाना खाते थे? घर पे परिवार के सदस्य के हाथ से बना हुआ खाना। वो बहुत बड़ा रीज़न था हमारी इमोशनल हेल्थ का, क्योंकि जैसा अन्न होता है, बोलिए, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो अन्न
हम वो जनरेशन है घर से डब्बा लेके जाते थे, और अब हम वो जनरेशन है घर में बैठ के डब्बा मंगवाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें लगता है छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं है। अन्न बदल जाएगा तो मन बदल जाएगा। अन्न से भाग्य बदल सकते हैं, इधर या इधर, दोनों चीजें अन्न से हो सकता है। अपने रसोई में फोन या टेप रिकॉर्डर कुछ रख दो और हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले करो। मंत्र, भजन, प्रवचन, परमात्मा के महावाक्य रसोई में चलने दीजिए। रसोई में चलेंगे सब कुछ एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे प्रसाद बनता है, अपने घर में रोज प्रसाद बनाओ, और घर पे एक नियम बना लो, फोन और टीवी नहीं चल सकता खाना खाने के टाइम। दिस शुड बी अ रूल, अ रूल। हम कैसे आजकल खाना खा रहे हैं? सामने टीवी है, इधर फोन है और इधर खाना खा रहे हैं। खाना कोई साइड बिजनेस नहीं है जो साइड पे हो सकता है। खाना माइंड और शरीर को नरिश और एनर्जाइज करने वाला है। उस पर पूरा फोकस देके साइलेंस में खाना खाना चाहिए। कर लें घर पे रूल, फोन टीवी बंद। कौन कौन करता अपने रूल आज के रात के भोजन से ही? सीखना शुरू करें। अपने संकल्पों को जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं? पहले 5 सेकंड रुके, संकल्प को रिपीट कर ले। पानी पीने, बचपन से सीखा था, पानी ऐसे लेते थे, इसमें मंत्र बोलते थे, और फिर खाने पे क्या करते थे? ऐसे छिड़कते थे। घर में क्या करते थे? ऐसे घर का शुद्धिकरण हो रहा है। पानी से कैसे घर का शुद्धिकरण होता था? क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा इजीली वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करता है, तो वो पानी में मंत्र बोलते थे, उसको पूरे घर पे छिड़कते थे। ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि दिन में 8-10 बार रिपीट हो ही जाएगा। सुबह रात को 3 बार खाना, 6-7 बार पानी पीना, हमारे संकल्प रिपीट होते जाते हैं, तो सिद्धि तो होने ही होनी है। आप में से किस किस ने राजयोग मेडिटेशन सेंटर पर आकर नहीं सीखा है? हाथ उठाइएगा एक बार। ओके, कौन कौन सीखना चाहेंगे वो हाथ उठाइए। ठीक है, कल से 3 दिन के लिए 1 घंटे का कोर्स है। कल से 3 दिन के लिए, 3, 4, 5 मई, फ्राइडे है ना कल? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वेरी गुड। सैटरडे संडे भी आ रहा है बीच में। 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम, दोनों में से कोई एक समय चूज करेंगे। किस किस को सुबह का समय सूट करता है? आप जो टाइम फिक्स करेंगे हम वही वाला टाइम करेंगे अभी। किस किस को सुबह का समय सूट करता है? हाथ उठाइए। अब कौन सा समय सुबह होना चाहिए? 6 बजे होना चाहिए? किस किस को सूट करता है? 7 बजे होना चाहिए? किस किस को सूट करता है? अच्छे से हाथ उठाओ ना, दिखेगा तो डिसाइड करेंगे। 7 या 6, कितने बजे वाला रखना है वो बताइए आप। 6? सबको 6 सूट करता है? हाथ उठाओ अच्छे से। 6 सूट करता है? हाथ उठाओ, पक्के से हाथ उठाओ। दीदी देखेगी ना, हॉल प्रिपेयर करेगी आपके लिए। 6 से 7। शाम को कौन सा टाइम सूट करता है? 6 से 7 शाम को भी, या 5 बजे सूट करता है? कौन सा सूट करता है? किस किस को 5 बजे सूट करता है वो हाथ उठाओ। किसको 6 बजे सूट करता है वो हाथ उठाओ। 6 से 7 सुबह, 6 से 7 शाम, दोनों में से कोई एक टाइम हमें आना है। लेकिन शुरू होगा कल। अच्छा है, वीकेंड आ रहा है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3, 4, 5, 6 से 7 सुबह, 6 से 7 शाम, दोनों में से कोई एक टाइम। सेंटर कहाँ पे है? साउथ सिविल लाइंस। साउथ सिविल लाइंस, कार्ड पे भी होगा एड्रेस सबके। सबको पता है सेंटर कहाँ पर है? हाथ उठाएं। सबको पता है सेंटर कौन सा है? भाग्य विधाता भवन है उसका नाम। तो कल सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे। इवन अगर आप फ्राइडे को दूसरे टाइम पर आए, सैटरडे संडे दूसरे टाइम पर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तीनों दिन में उसको पूरा ज़रूर करिएगा। ठीक है, एक बार हाथ उठा लो। टोटल जो दोनों मिला के एक ना एक बार में आने वाले, एक बार हाथ उठाओ तो बहन तैयार करेंगे। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। सीधा होकर फिर से बैठ जाएं। ये बहुत सहज विधि होती है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत है।
जैसे डॉक्टर हमें कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें, आंखें ब्लिंक करते रहो ठीक रहेंगे, थोड़ा सा उठ के 2 मिनट चल आओ शरीर ठीक रहेगा। इसी तरह बीच बीच में आधे मिनट के लिए ये सोल कॉन्शियसनेस की एक्सरसाइज करो। ध्यान पर लेकर आओ भ्रुकुटी के बीच। मैं आत्मा मालिक हूँ, हर परिस्थिति में मैं आत्मा मालिक हूँ अपने मन की। हर सोच मेरी चॉइस है, हर फीलिंग मेरी चॉइस है। आत्मनिर्भर। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, वो इस समय डिस्टर्ब्ड है, वो मुझे नहीं तंग कर रहे, वो खुद अपने आप से तंग है। कोई मुझसे ईर्ष्या करता है, कोई इनसिक्योर है, कोई डोमिनेट करता है, वो सब खुद से तंग है। मैं आत्मा फरिश्ता, मैं सबको दुआएं देती हूँ। जिस शक्ति की उनके पास कमी है उनको वो दीजिए अभी। कहिए उनसे मन से, आप संतुष्ट आत्मा हैं, आप निश्चिंत आत्मा हैं, आप शक्तिशाली हैं। कोई भी बात आ जाए, मैं आत्मा शक्तिशाली, शांत और स्थिर, मैं मालिक हूँ। दुआएं देना ये मेरा संस्कार है। कोई भी बात आ जाए, मैं शांत रहकर बड़ी बात को भी छोटा कर देती हूँ। मैं स्थिर रहकर उस बात को ही खत्म कर देती हूँ। मैं मालिक हूँ। आज से पीछे वाले गार्डन के लिए आधा घंटा, ये मेरी आज अपने आप से प्रतिज्ञा है। अपनी शक्ति बढ़ाकर परिवार का शक्ति स्तंभ बनना, ये मेरी आज अपने से प्रतिज्ञा है। मैं मालिक हूँ। मेरे घर में कुछ भी हो जाए, मेरी जिम्मेवारी, मेरी पहली जिम्मेवारी खुद को स्थिर रखना, ये मेरी पहली जिम्मेवारी है। पुरानी बात
फरिश्ते दूसरों को आगे बढ़ाते हुए। हमारा नॉर्मल चेंज हो चुका है। दूसरे को धक्का मार के आगे जाने वाले नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले फरिश्ते हैं हम। और घर तक मौन में चलेंगे। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी और सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगी। बिल्कुल साइलेंस में उठते जाइएगा। कल सुबह 6 बजे, कल शाम को 6 बजे, 3 दिन बिल्कुल साइलेंस में। पीछे की 5 लाइनें और उठेंगी, मौन में चलेंगे। आगे की 5 लाइनें और उठेंगी, आगे की 5 लाइनें और उठेंगी। पीछे की 5 लाइनें और उठेंगी। बिल्कुल मौन में रहेंगे। ये मौन शक्ति बढ़ाता है। सभी जो बैठे हैं सभी उठ सकते हैं। उस साइड से चलिए, जो इधर है ना उस साइड से चलेगी तो उधर चले पहुंचोगे। कैमरा को रास्ते में से हटा लीजिए भैया।